हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी का। हेलो 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 एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप सभी लोग, क्योंकि 10 मार्च आपके सामने आ चुका है और वहां पे आपको ऐसा महसूस करवाना है जैसे कि सर क्वेश्चन देखते ही सारा का सारा आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है। ये वाला फीलिंग आना चाहिए एग्जामिनेशन में, और उस फीलिंग को बेहतर बनाने के लिए, यानी कि फीलिंग को बेहतर से बेहतर करने के लिए, सारा सवाल को निपटाने के लिए सर मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉप 20 क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट करा हुआ है। इन टॉप 20 क्वेश्चंस को अगर कोई बच्चा कर जाता है, तो कोई बच्चा अगर 40-50 में लटके जा रहा है, तो डेफिनेटली उसका स्कोर जो है वो 70-80 में चला जाएगा। और अगर कोई बच्चा 70-80 के बीच में फंस रहा है, तो डेफिनेटली वहां पे समझ रहे हो 80 आउट ऑफ 80, क्योंकि आपको पता है सर कि 80 में से 80 ला लोगे, बाकी तो आपको पता ही है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग बिना देरी करे हुए टॉप 20 क्वेश्चंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करने वाले हैं। चलेंगे, शुरू करते हैं यहाँ पे आज का पहला क्वेश्चन आप सबों के सामने ये सामने रहेगा। ठीक है, देखेंगे सभी को स्टेट एंड प्रूव बीपीटी थ्योरम और यू कैन से हेल्स थ्योरम। जैसा कि आपको पता है ट्रायंगल में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था जिनमें पहले भी कर रखा है कि सर ट्रायंगल टॉपिक में बीपीटी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि आपके एग्जाम में आना ही आना है, उस थ्योरम को यहाँ पे सबसे पहले लिया हुआ है। ठीक है, तो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में छपने वाला सवाल है और वही सारा सवाल लिया हुआ है जो छपेगा। यानी कि सर यहाँ पे आपको प्रूव करके बताना है कि यहाँ पे बीपीटी थ्योरम क्या होता है। चलिए सबसे पहले सर बीपीटी समझेंगे, स्टेटमेंट क्या होता है। बीपीटी का स्टेटमेंट समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बीपीटी कहना क्या चाहता है इस बात को समझेंगे। सर बीपीटी ये कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, ध्यान से सुनोगे क्योंकि स्टेटमेंट अगर नहीं समझ में आता है तो प्रूफ आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे। स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है कि किसी भी ट्रायंगल में मान लो सर ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ए बी सी कोई ट्रायंगल है, इस वाले ट्रायंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो बाकी बचे दो साइड को जहां पे मीट करेगा, मान लो सर पी पे मीट करा, क्यू पे मीट करा, तो आप सोच करके बताना ये जो अदर टू साइड्स को, भाई सिंपल सी बात है, अगर मान लो सर मीट कर रहा है इसका मतलब सर दो पॉइंट क्रिएट हुआ, लाइन सेगमेंट पे कोई पॉइंट क्रिएट होगा तो डेफिनेटली पूरे लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग को कुछ ना कुछ रेशियो में डिवाइड करेगा। एंड बीपीटी यही कहता है कि ये जो हमारे पास पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हो सर कि ये इसके पैरेलल है, तो डेफिनेटली ये पैरेलल साइड्स बाकी बचे दो साइडों को हमेशा और हमेशा बराबर बराबर रेशियो में डिवाइड करेगा, बराबर बराबर रेशियो में डिवाइड करेगा। यही बीपीटी का कहना है, यही उसका स्टेटमेंट है। सर इसका मतलब सर किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस ट्रायंगल के बाकी बचे दो साइड्स को हमेशा और हमेशा बराबर रेशियो में डिवाइड ही करता है। ये बीपीटी कहना चाहता है सर। बहुत ही शानदार, क्या बात है। आगे चलेंगे सर इसको प्रूव करने पर, क्योंकि ये स्टेटमेंट हो गया और स्टेटमेंट को यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि स्टेट एंड प्रूव बोल रखा है। कई बार स्टेटमेंट दे जाता है और कई बार आपको स्टेटमेंट खुद से मेंशन करना पड़ता है कि बीपीटी कहना क्या चाह रहा है। बहुत ही शानदार। अब देखेंगे सभी कोई सर यहाँ पे नजरे इधर 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 नजरे रहना चाहिए। सर आपने एक ट्रायंगल कंसीडर करा, इस वाले ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया। जी हाँ सर, ये जो लाइन ड्रॉ करा मान लेते हैं इसको पी पे और इसको क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है। जी हाँ सर, तो आप बताइए मेरे को ये जो इसके पैरेलल है ये क्या करेगा, बाकी बचे दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। इसी बात को यहाँ पे प्रूव करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा इसके स्टेटमेंट कि बीपीटी कहना क्या चाह रहा है भाई। तो बीपीटी का स्टेटमेंट होता है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड देन दैट लाइन विल डिवाइड अदर टू साइड्स एट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली इन द सेम रेशियो। सर नहीं समझ में आया, फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से सुन के बताना। इफ एनी लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल देन दैट पैरेलल लाइन विल डिवाइड अदर टू साइड्स ऑलवेज इन द सेम रेशियो। सर अभी भी नहीं समझ में आया, क्या बात है क्या बात है भाई। कोई भी लाइन अगर किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन बाकी बचे दो साइड को हमेशा और हमेशा बराबर रेशियो में डिवाइड करेगा। यानी एपी से बीपी का रेशियो जो होगा, एक्यू से क्यूसी का रेशियो वही आना है। यानी अगर ये रेशियो 2 से 3 का है तो यहाँ भी ये रेशियो क्या होगा, 2 से 3 का होगा। रेशियो किसी भी मैनर में ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना। आप छोटे से छोटे साइड का रेशियो ले लो, छोटे से छोटे साइड का रेशियो ले लो, रेशियो ऑलवेज बराबर आना है। अगर आप यहाँ पे रेशियो इस मैनर में लेते हो, सर यहाँ पे छोटे साइड से पूरे बड़े साइड का रेशियो ले लो, इस छोटे साइड से पूरे बड़े साइड का रेशियो ले लो, तब भी रेशियो क्या होना है, पूरा का पूरा बराबर होना है। इसका मतलब सिंपल सी बात है सर, यहाँ पे स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है इफ एनी लाइन इज ड्रॉन parallel to any one side of a triangle then
it divides the other two, it divides the other two sides, the other two sides of the triangle always in the same ratio, always in the same ratio। क्या बात है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आप बोलोगे हाँ सर आ रहा है, बिल्कुल साधारण सा बात है। आपने यही बात समझाया कि किसी भी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो बाकी बचे दो साइड को हमेशा और हमेशा बराबर रेशियो में डिवाइड करेगा। जी हाँ सर, स्टेटमेंट समझ में आ गया सर? आ गया, बहुत बेहतर। आगे चलेंगे सर, इसमें गिवन क्या होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, आपको स्टेटमेंट पे ही मार्किंग मिलता है। स्टेप से हर एक स्टेप को इंडिविजुअली आपको मेंशन करना पड़ेगा, पूरा का पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक भी ऐसा जगह नहीं छोड़ना पड़ेगा जिससे कि आपको 0.5 मार्क्स कटने का नौबत आ जाए। ठीक है सर, मैं तरीका बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, फिगर पे किस तरीके से आपको मेंशन करना है, हर एक बात को अगर फुलफिल कर गए और फॉलो कर गए, आपको कहीं पे भी एक भी मार्क्स नहीं कटेगा और आप पूरा का पूरा स्कोर यानी कि 100 आउट ऑफ 100 वाला जो टारगेट लेके चले थे उस पूरे को अचीव कर जाएंगे। सबसे पहले गिवन क्या है सर, तो यहाँ पे हम देखेंगे एक ट्रायंगल है एबीसी, जैसा कि दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल कंसीडर करें एबीसी, जिसमें कि PQ जो है वो BC के पैरेलल है। दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ गिवन नहीं है। बहुत सही सर, सीधा आ जाएंगे, क्या प्रूव करना है, व्हाट वी नीड टू प्रूव। सर प्रूव क्या बताना है, तो ये वाला जो रेशियो होगा इस वाले रेशियो के बराबर होगा। दैट मीन्स सर AP का रेशियो PB के साथ बराबर होना है यहाँ पे सर AQ का रेशियो QC के साथ। जी हाँ सर, जी हाँ बिल्कुल, ये वाला बात आपको प्रूव करके बताना है, ये दोनों ही बात आपस में बराबर होगा। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना है और वो कंस्ट्रक्शन आपके दिमाग में छपना चाहिए। सर कंस्ट्रक्शन क्या होगा, कंस्ट्रक्शन होना है सर Q पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो AQ के परपेंडिकुलर है, ऐसे ही सर Q पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो AP के परपेंडिकुलर है। यहाँ पे नेमिंग N होगा, M हो, जो मानना है मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइनली इसको ज्वाइन करेंगे और इसको भी क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ध्यान रखोगे कंस्ट्रक्शन स्टेप जो होगा वो हमारा डॉटेड लाइन से होगा, बाकी फिगर हमारा सॉलिड लाइन से बनने वाला है। बहुत ज्यादा सर, आगे चलेंगे। देखो सिंपल सी बात है, करना क्या है, यहाँ पे करना ये है सर कि यहाँ पे हमने ड्रॉ करा, सर क्या ड्रॉ करा, आप बोलोगे सर PN ड्रॉ करा परपेंडिकुलर टू सर क्या AQ और AC, जो बोलना है बोलो भाई। एंड ऑल्सो QM परपेंडिकुलर टू AP, बहुत ही शानदार सर। एंड ऑल्सो ज्वाइन, और आपने क्या करा, फाइनली ज्वाइन भी करा सर इस वाले लाइन को इस वाले लाइन से, यानी कि आपने BQ को ज्वाइन करा और साथ का साथ PC को ज्वाइन करा। चलिए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे बिल्कुल समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, बोलो। हाँ सर आ रहा है। गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। अब सीधी हम लोग पूछेंगे सर कि इसको प्रूफ किस तरीके से करेंगे, क्योंकि फाइनली पूरा का पूरा मार्क्स वहीं से मिलना है। स्टेप मार्किंग होता है, फिगर पे कुछ मार्किंग होता है, गिवन पोर्शन पे होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे, हर एक स्टेप में इंडिविजुअली आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, बहुत ही शानदार। आगे चलेंगे सर, आगे चलेंगे, किस तरीके से यहाँ पे इसको प्रूव करने वाले हैं, इस बात को सभी को ध्यान से देखोगे। सर प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये दोनों रेशियो को इक्वल करना है, तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली एक रेशियो को इंट्रोड्यूस करेंगे, इंडिविजुअली एक रेशियो को इंट्रोड्यूस करेंगे। इसका मतलब सर AP से BB का रेशियो बनाना पड़ेगा, ये वाला रेशियो सबसे पहले बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे सर, कैसे बनाएंगे बताइए सभी को। देखो सिंपल सी बात है सर, AP आ रहा है इस वाले ट्रायंगल में, AP क्या है, छोटे वाले ट्रायंगल का एक साइड है, साइड कैसे मिलेगा, साइड मिलेगा कैसे सर, किसी भी ट्रायंगल का साइड लाना है, आप यहाँ पे ट्रायंगल में हाइट कंस्ट्रक्ट कर रखे हो, तो क्यों ना हम एक काम करें, इसका एरिया इंट्रोड्यूस कर दें। क्या इंट्रोड्यूस कर देंगे, एरिया। इसका मतलब सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ ले ले, तो उसमें AP एज अ बेस साइड ले लेंगे, इसको बेस लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। हाँ सर, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, इसका मतलब सर यहाँ पे AP जो है वो आ जाएगा। अरे आएगा नहीं आएगा, आएगा ना, अरे हाँ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। सिमिलरली सर इस वाले ट्रायंगल को अगर ले ले, तो इस वाले ट्रायंगल में PB क्या है, आपके पास एक बेस साइड है, यानी उसका एक साइड है, और अगर उसको बेस मान लिया जाए तो इस वाले ट्रायंगल को भी एरिया निकालेंगे तो PB जो है वो एज अ साइड इन्वॉल्व हो जाएगा। अरे हाँ सर, हाँ बिल्कुल सही बोला आपने। आप बोलोगे सर सबसे पहले आप छोटे वाले ट्रायंगल में चले जाओ APB में, और वहां पे जाकर के एरिया अप्लाई कर देंगे, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल APB। लेकिन ध्यान रखना AP चाहिए होगा, AP को इंट्रोड्यूस करे तो बेस साइड कौन सा लेंगे, AP। बेस साइड क्या हो जाएगा, AP। तो फॉर्मूला होता है सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट क्या हो गया सर, हाइट हो गया QM, हाइट क्या हो गया QM। इसको मानेंगे रिलेशन नंबर 1। क्या बात है,
अगला चलेंगे सर, अब इसी में बता दो सर एपी तो आ गया, बीबी चाहिए होगा, पीबी कहाँ से मिलेगा, पीबी यहाँ से मिलेगा। इस बार ट्रायंगल सेलेक्ट करना पड़ेगा पीबीक्यू। कौन सा ट्रायंगल सेलेक्ट करना पड़ेगा, पीबीक्यू। क्या इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू पीबी इंटू क्यूएम होगा? क्या इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू पीबी इंटू क्यूएम होगा? सर कैसे 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 सर कैसे सर कैसे जल्दी से बता दो। सर आप बोल रहे हो कि इस ट्रायंगल का ये बेस साइड है और हाइट बाहर चला गया। अरे हाँ, क्योंकि यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो एंगल है ये ऑब्ट्यूज एंगल है और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में फॉर्म हो रहा है। तो जब भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तो किसी भी साइड को अगर बेस मान ले जो ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन कर रहा है, डेफिनेटली सर अपोजिट वर्टेक्स से इस वाले साइड पे डाला गया परपेंडिकुलर हमेशा और हमेशा इसके प्रोड्यूस्ड साइड पे बनता है। हमेशा और हमेशा इसके प्रोड्यूस्ड साइड पे बनता है। हाँ सर, इसका मतलब ये हो जाएगा हाइट, ये हो गया बेस, तो एरिया क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या बात समझ में आ रहा है? क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। अब एक बात बताओ सर, हमारे पास एपी आ गया, सर पीबी आ गया, एपी आ गया, पीबी आ गया। क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे रेशियो इंट्रोड्यूस करना है, इसीलिए तो इसको यहाँ पे एज अ साइड इन्वॉल्व करवाया। हाँ हाँ हाँ, समझ रहे सर। इसका मतलब कुछ नहीं करना है सर, रेशियो डिफाइन कर देना है। रेशियो डिफाइन करने के लिए एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से डिवाइड करेंगे और जब डिवाइड करेंगे तो साफ साफ दिख रहा होगा सर हाफ से हाफ कॉमन है, सर क्यूएम जो है वो कॉमन हाइट है, कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा एपी बटा पीबी। क्या देगा एपी बटा पीबी और यहाँ पे ये वाला कॉपी हो जाएगा। इसका मतलब ये जो फाइनल आ रहा होगा इक्वेशन नंबर 3 आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? इक्वेशन नंबर 3 आ रहा होगा। समझ में आ रहा है? अरे आ रहा नहीं आ रहा है? आ रहा है, बिल्कुल सही बात है सर। क्या सिमिलरली एवरीवन विल टेल मी, क्या इसी सेम तरीके से सेम लॉजिक सेम कॉन्सेप्ट से क्या AQ से QC का रेशियो निकाल सकता है? क्या AQ से QC का रेशियो निकाल सकता है? आप बोलोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते? एकदम सेम तरीके से करेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल APB में चले जाएंगे, APQ में ट्रायंगल जाकर के सबसे पहले इसको बेस साइड, ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ will be given by half multiplication base, बेस हो जाएगा AQ, बेस क्या हो गया AQ मल्टीप्लीकेशन हाइट और हाइट क्या हो गया इस बार सर PN, हाइट क्या हो गया PN। इक्वेशन नंबर 4 क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 4। बहुत ही शानदार सर। इसी तरीके से QC चाहिए होगा, QC कहाँ से मिलेगा सर? नीचे वाले ट्रायंगल में। कौन सा? PB सर PQC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC में चले जाएंगे और यहाँ लिखेंगे सर हाफ मल्टीप्लीकेशन बेस हो जाएगा QC, बेस QC हो गया मल्टीप्लीकेशन हाइट और हाइट क्या हो जाएगा सर? फिर से वही बात है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसको बेस माना तो ये इसका हाइट होगा, यानी PN क्या हो जाएगा? हाइट। बहुत ही शानदार। अब आप बताओ सर, आ गया AQB QCB, हमें चाहिए सर रेशियो। हमें क्या चाहिए? रेशियो। अगर रेशियो चाहिए तो इसको इससे क्या करना होगा? डिवाइड, और जब डिवाइड करेंगे तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। सर PN और PN क्या हो गया? कॉमन हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे AQ से QC का रेशियो आ गया सर एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, और यही हमारा इक्वेशन नंबर 6 है। क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 6 हो गया। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? बेहद ही शानदार सर। आपने कुछ नहीं करा, रेशियो को बराबर दिखाना था। पहले इस रेशियो को इंट्रोड्यूस करा बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया कॉन्सेप्ट से। फिर आपने क्या करा? इस वाले रेशियो को इंट्रोड्यूस करा, फिर से वही सेम लॉजिक सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करा इस डायरेक्शन में। हाँ जी सर, समझ में आ गया। अब ये रेशियो इंट्रोड्यूस हो गया, ये वाला सर, ये रेशियो इंट्रोड्यूस हो गया यहाँ पे, ये वाला। क्या दोनों रेशियो को क्या करना है? इक्वल। दो रेशियो को इक्वल करना है। अब आप सोच के बताओ सर, ये वाला क्वांटिटी को इक्वल करना है। इक्वल होगा कैसे? इक्वल होगा कैसे सर? दोनों ही इक्वेशन में राइट वैल्यू अगर इक्वल करना है तो दोनों का लेफ्ट वैल्यू इक्वल होना चाहिए, और लेफ्ट वैल्यू इक्वल करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सर आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो। आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो सर इसका न्यूमरेटर जो है लेफ्ट वाला का एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी, सर यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी, यानी कि तीसरा इक्वेशन और छठा इक्वेशन में ऊपर जो लेफ्ट हैंड साइड का ऊपर वैल्यू है, न्यूमरेटर वैल्यू है, वो हमेशा दोनों बराबर है। दोनों का दोनों बराबर है। तो आप बताओ कंप्लीट लेफ्ट वैल्यू को इक्वल करने के लिए इसका डिनोमिनेटर को भी क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा। अरे हाँ ना, अरे हाँ सर, हाँ। तो आप बताओ, क्या ये वाला क्वांटिटी के इक्वल है? क्या ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी के इक्वल है? PBQ का एरिया ये रहा सर, PQC का एरिया ये रहा सर। क्या ये दोनों ट्रायंगल के एरिया बराबर है? क्योंकि बराबर तो करना ही करना पड़ेगा। रेशियो बोल रहा है सर बराबर होगा। रेशियो बराबर तभी होगा जब दोनों इक्वेशन का लेफ्ट बराबर होगा। लेफ्ट बराबर करने के लिए दोनों का अल्टीमेटली डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए साफ साफ दिख रहा होगा सर, हाँ जी सर, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल बराबर है।
सर कैसे बराबर है? तो 9th क्लास में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दोनों का दोनों ट्रायंगल सेम बेस PQ पे बन रहा है, सेम बेस PQ पे बन रहा है और दोनों ही ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच में फंस रहा है। दोनों ही ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच में फंस रहा है। इसका मतलब सर दो ट्रायंगल सेम बेस पे बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, बराबर एरिया। सर 9th क्लास में पढ़े थे, दो ट्रायंगल जब भी सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन फंसता है, एरिया क्या होता है? बराबर होता है। अगर एरिया बराबर होता है तो यहाँ से ये एरिया और ये एरिया बराबर, अब बताओ सर डिनोमिनेटर भी बराबर हो गया, न्यूमरेटर खुद ब खुद इक्वल था, यानी पूरा लेफ्ट के इक्वल, दोनों राइट भी क्या होगा? इक्वल 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 होगा। इसके बाद क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सीधा लिखेंगे सिंस वी नो दैट, यहाँ के बाद लिख रहे हैं यहाँ पे सिंस वी नो दैट, स्पेस कम है ध्यान से, सिंस वी नो दैट, वही बात है सर, टू ट्रायंगल्स PBQ and PQC lying on the same base PQ, lying on the same base PQ and between the same parallel line PQ and BC and between the same parallel line PQ and BC, then definitely both the triangle will have equal area. Area of triangle PBQ बराबर होगा area of triangle PQC, सॉरी BQC। समझ रहे हो सभी? समझ रहे हो सभी? अरे हाँ ना, अरे हाँ ना, बता दो हाँ सर। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 7। क्या मान लेंगे? इक्वेशन नंबर 7। अब कुछ नहीं करना है, तीसरा इक्वेशन, छठा इक्वेशन, सातवां इक्वेशन, ये जो तीन इक्वेशन है इसको कंक्लूड कर देंगे। कंक्लूड कर देंगे तो मैंने अभी जस्ट बताया, लेफ्ट वैल्यू बराबर, दोनों का राइट भी बराबर और राइट बराबर, इसका मतलब सर हेंस 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 ये जो प्रूफ करना था ये प्रूफ हो गया, प्रूफ करना था ये प्रूफ हो गया। कितना मजेदार तरीके से इसको प्रूफ करा। आई थिंक कोई भी बच्चा अगर एक बार इसको देख लेता है कि किस तरीके से गए हैं, एक बार इसको देख लेता है, उसको जिंदगी में कभी भी इस थ्योरम का प्रूफ रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इतना लॉजिकल, कॉन्सेप्चुअल और इतना आसान तरीके से मैंने बता दिया कि आपके दिमाग में सेट हो गया हो। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। 5 मार्क्स आपने कंफर्म कर दिया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल, क्या बात है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2। सर मीन वैल्यू पे क्वेश्चन है और मीन और मीडियन पे एक सवाल 5 मार्क्स का, गारंटी 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 100% आना ही आना है, यानी यहां से सवाल गिरेगा ही गिरेगा। चलिए सर फटाफट से देखेंगे इस सवाल को किस तरीके से बनेगा और इसका आंसर क्या निकल के आने वाला है। ठीक है, तो मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल इज 50। ये जो फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ है इसका मीन वैल्यू कितना है? 50 है। अगर इसका मीन वैल्यू 50 है तो आपको यहाँ पे कुछ मिसिंग फ्रीक्वेंसी दिख रहा होगा, उसका वैल्यू बताना है, उसका वैल्यू बताना है। सर मिसिंग फ्रीक्वेंसी F1 है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी F2 है, इन दोनों का वैल्यू क्या होगा? जल्दी से बताइए। चलिए देखते हैं सर, सभी कोई फटाफट से। ऐसे सवालों में क्या करना होगा सर? दो वेरिएबल, दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा F1 और F2 में और फाइनली उसको सॉल्व करना पड़ेगा और वहां से F1 और F2 का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। क्या बात है सर, इतना आसान तरीके से कैसे 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 सर जुड़ जाओ। इतना आसान तरीके से, इतना इजी वे में, इतना कंसेप्चुअल बताएंगे, इतना डीप में जाकर के बताएंगे कि चीजों को आपको रटना नहीं पड़ेगा। आपको यहाँ पे 4 बार 5 बार प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा, एक बार ही गो थ्रू करेंगे और सवालों को उड़ा देंगे। क्या बात है सर। सभी कोई इधर ध्यान दोगे। सर मीन निकालना है, डाटा को एनालाइज करो ध्यान से। सर एक्सक्लूसिव फॉर्म में पहली बात सबसे बेहतर बात है, एक्सक्लूसिव फॉर्म में डाटा कब होता है? जब क्लास इंटरवल का, अगर हम बात करते हैं तो कोई भी दो क्लास इंटरवल ले लो, कंसेक्यूटिव होना चाहिए। अगर पहले का अपर और दूसरे का लोअर अगर बराबर है, दैट मीन सर ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, जहां पे खत्म वहीं से शुरू हो रहा है, तो ऐसे क्लास इंटरवल, ऐसे फ्रीक्वेंसी ग्रुपिंग जो होता है डाटा का, उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्म ऑफ ग्रुप्ड डाटा। हाँ सर, कंटिन्यूअस फॉर्म है, ग्रुपिंग करा हुआ है, कंटिन्यूअस फॉर्म में कौन सा फॉर्म है? तो एक्सक्लूसिव फॉर्म है। क्या बात है सर। सभी कोई सीधा सीधी सवाल पे आते हैं। मीन वैल्यू दिया हुआ है 50। ऐसे हर एक सवाल में F1 और F2 दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन बनाना है। एक इक्वेशन बनेगा सर मीन वैल्यू से और एक इक्वेशन बनेगा आपका टोटल सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। देखो यहाँ पे टोटल सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ये जो टोटल दिया हुआ है क्या दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी का सम दिया हुआ है, यानी ये कुछ और नहीं है, समेशन Fi गिवन है। क्या गिवन है? समेशन Fi गिवन है। चलिए फटाफट से सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा सर? मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करना चाह रहे हैं। सबसे आसान और सबसे बेहतरीन मेथड क्या होता है, तो मैंने समझाया था आपको। अगर आपको ध्यान है तो सर सबसे आसान होता है एज्यूम मीन मेथड, जहां पे कैलकुलेशन कम से कम होता है, और उससे भी आसान होता है स्टेप डिवीजन मेथड, क्योंकि वहां कैलकुलेशन और कम होता है। हाँ सर एकदम सही बोल रहे हो। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे चलना चाहेंगे, DI निकाल लेते हैं सर, यहाँ पे हम लोग चलना चाहेंगे एज्यूम मीन मेथड से। वो चीजें आसान कर देगा, बेहद ही बेहद 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 आसान कर देगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले आपको पता है सर यहाँ पे कंटिन्यूअस में अगर ग्रुप डाटा दिया हुआ है, डाटा का ग्रुपिंग
कंटिन्यूअस में अगर है तो उसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे? आप बोलोगे सर सबसे पहले डिस्क्रीट में कन्वर्ट करेंगे, यानी हर एक फ्रीक्वेंसी को कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन से मैच करवाएंगे। सर कैसे निकालेंगे? उसके लिए एक अलग से कॉलम बनेगा और वो कॉलम होगा क्लास मार्क का। क्या होगा? क्लास मार्क का। सर कैसे निकालते क्लास मार्क वो भी बता दो। भाई क्लास मार्क कुछ नहीं होता, हर एक क्लास इंटरवल का एवरेज होता है। क्लास इंटरवल का एवरेज होता है तो 0 से 20 का एवरेज 10 हो गया, सर 20 से 40 का एवरेज 30 हो गया, यहाँ एवरेज 50, यहाँ एवरेज 70, यहाँ पे एवरेज सर 90, ये हो गया xi, ये क्या हो गया xi। हाँ सर। अब हम क्या करेंगे? एज्यूमेंट मेथड से जा रहे हैं। एज्यूमेंट मेथड में आपको यहाँ पे मीन वैल्यू मानना पड़ता है, पहले ही एज्यूम करना पड़ता है। सर कौन से ऑब्जर्वेशन को एज्यूम करेंगे? तो जो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होता है उसी को क्या करते हैं सर? एज्यूम करते हैं एज ए एज्यूमेंट। क्या उसी को करना है हर बार? सर जरूरी नहीं है, आप ऊपर में से किसी को भी डाटा को क्या कर सकते हो? एज्यूम मान सकते हो। लेकिन सबसे आसान कैलकुलेशन किसमें होगा? सबसे 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 आसान कैलकुलेशन, सबसे आसान कैलकुलेशन जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होगा उसी को एज्यूम मानने से होगा। समझ गए, समझ गए, समझ गए सर। आगे बता दो, आगे बता दो, आगे बता दो। तो अगला कॉलम बनेगा हमारा DI का, और DI कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो xi माइनस a। DI क्या होता है सर? डेविएशन होता है माने गए मीन से हर एक ऑब्जर्वेशन कितना फ्लक्चुएट कर रहा है, कितना डेविएट कर रहा है, कितना डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, दैट डिफरेंस यू हैव टू फाइंड, दैट डेविएशन यू हैव टू फाइंड। हाँ सर समझ में आ गया। तो DI के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे xi माइनस a। सर DI कितना माना सर? सॉरी a कितना था सर? 50, यहाँ 10 है, माना गया मीन 50, यहाँ 10 है। सर यहाँ पे कमी कितने का? 40 का। कमी माइनस रिप्रेजेंट करेगा सर यहाँ पे -20, सर यहाँ पे 0, सर यहाँ पे 20, यहाँ पे 40। क्या बात है। आगे सर DI मिल गया। आपको पता है सर एज्यूम इन मेथड से, एज्यूम इन मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला, एज्यूम इन मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस समेशन fi di बाय समेशन fi। अरे बोलो बोलो बोलो, होता है नहीं होता है? होता है नहीं होता है? जल्दी से सोच के बताओ, जल्दी से सोच के बताओ। क्या यही फॉर्मूला होता है मीन निकालने का? आप बोलोगे हाँ सर, हाँ 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 बिल्कुल यही होता है। तो आप बोलोगे सर देखो एज्यूम मीन तो आपने निकाल लिया, एज्यूम मीन तो आपने निकाल लिया, एफ डी आई निकाल लिया, लेकिन आपको चाहिए होगा एफ आई डी आई, उसका समीशन चाहिए होगा और नीचे समीशन एफ आई चाहिए होगा। हाँ सर, तो ये डी आई हो गया, एफ आई हो गया सर, एफ आई हो गया, डी आई हो गया सर, ये रहा एफ आई, ये डी आई, एफ आई डी आई का प्रोडक्ट ही होगा, एफ आई डी आई करना पड़ेगा। तो यहाँ एक कॉलम बनेगा एफ आई डी आई का, यानी क्या करना है सर? इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। क्यों ना कर दे हम? कर दे मल्टीप्लाई। अरे बोलो कर दे मल्टीप्लाई। कर देते हैं सर। 17 का 4 गुना कितना होता है? 68 होता है, तो माइनस का 680। सर आगे बता दो सर, यहाँ पे F1, सर यहाँ माइनस का 20 F1। आगे बता दो सर, ये कितना 0, सर ये कितना हो जाएगा 20 F2, 20 F2। आगे सर 40 का गुना, तो 19 तक कितना होता है 76, यानी ये हो जाएगा 760। कितना हो जाएगा? 760। आगे सर समेशन एफ आई डी आई चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? समेशन एफ आई डी आई चाहिए होगा, क्योंकि फॉर्मूला में चाहिए आपको समेशन एफ आई डी आई। फटाफट से इसको जोड़ेंगे। 760, 760 माइनस 680, सर कितना बच गया? 80 बच गया। कितना बच गया? प्लस का 20 F2 और माइनस का 20 F1। क्या आपको दिख रहा है? हाँ सर, सारा वैल्यू निकाल लिया। अब सीधा सीधी फॉर्मूला पे बैठा देना है, सीधा सीधी फॉर्मूला पे बैठा दो। सर मीन बराबर क्या हो जाएगा? मीन बराबर एज्यूम मीन, फॉर्मूला में एज्यूम मीन का वैल्यू कितना है? 50, 50 प्लस प्लस समेशन एफ आई डी आई, जो कि कितना हो गया सर? 80 प्लस 20 F2 माइनस F1। 20 कॉमन ले लिया यहाँ से और यहाँ से 20 कॉमन ले लेंगे। नीचे कितना आ जाएगा? समेशन एफ आई, जो कि दे रखा है सवाल में 120। ठीक है, आगे सर, आगे आगे कुछ होता है? नहीं होता है सर, यही होता है, यही होता है। बस कैलकुलेशन कैलकुलेशन कैलकुलेशन। जल्दी से सर 50। अच्छा मीन दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। मीन कितना दिया हुआ है? 50। मीन दिया हुआ है 50 और एज्यूम मीन भी कितना माना? 50। कोई बात नहीं, अच्छा बात है। तो सर 50 से 50 कट जाएगा अगले स्टेप में। यहाँ 20 कॉमन लेकर के कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 40, सॉरी 4 हो गया, 4 हो गया। 4 प्लस का F2 माइनस F1, 4 प्लस का F2 माइनस F1, और नीचे कितना हो जाएगा? 120 है, 120, 120 है, 120 काट दिया 6 बार में। सर ये किधर? 0, 0 को 6 से गुना करेंगे, खत्म। 4 प्लस F2 माइनस F1 बराबर 4, F1 माइनस F2 बराबर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 4 हो जाएगा। यहाँ से फाइनल इक्वेशन 1 आ गया, ये मेरा फाइनल इक्वेशन आ गया। सर F1 F2 में एक इक्वेशन आ गया, एक और इक्वेशन कहाँ से मिलेगा? तो मैंने बताया एक और इक्वेशन मिलेगा यहाँ से, समेशन एफ आई से। समेशन एफ आई मतलब सर ये टोटल का सम ही 120 है। तो फटाफट से बताओ, समेशन एफ आई 120 दे रखा है। सर यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा 17, 32, 19, 17, 32, 19, और ये कितना दे रखा है? आप बोलोगे सर 120 दे रखा है। क्या दे रखा है?
120 दे रखा है। जल्दी से बताओ F1 प्लस F2 कितना आ गया? अरे बताओ बताओ F1 प्लस F2 कितना आ गया? हाँ इधर इधर F1 प्लस F2 कितना आ गया? जल्दी से बता दो यहाँ पे। सर 32 और 17 कितना होता है? आप बोलोगे सर यहाँ पे हो जाएगा 49। 49 और 19, 49 और 19 कितना हो जाएगा? 78। कितना हो जाएगा? 78। 49 और 19 कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। समझ रहे ना? 49 में 20 जोड़ेंगे तो सर कितना हो गया? 49 और 20 69 ना? 69 69 में से एक कम कर देंगे तो 68। कितना हो जाएगा? 68 और 68 को हटा दो सर 32 और 20 यानी कि 52। 32 और 20 52 कितना आ गया? 52 आ गया। तो F1 प्लस F2 कितना आ गया? 52 आ गया। F1 प्लस F2 इक्वेशन नंबर 2 52 आ गया। F1 माइनस F2 कितना आ गया? 4 आ गया। दो नंबर का सम गिवन है, दो नंबर का डिफरेंस गिवन है। क्या यहाँ से आप जोड़ करके F2 से F2 को एलिमिनेट कर लोगे? हाँ सर। F1 प्लस F1 कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ F1। इधर हो जाएगा 52 और 4 56। 52 और 4 56 यानी F1 कितना आ गया? 28। F1 28 और ऐसे ही किसी इक्वेशन में बैठा दो F2 कितना आ जाएगा? 28 माइनस का 4 यानी कि सर 24। F2 कितना आ गया? 24। F1 बराबर 28 और F2 बराबर कितना आ गया? 24 आ गया। बेहद ही शानदार सवाल और इस तरीके से आपको यहाँ पे सवालों को टैकल करना होगा, इस तरीके से लिखना पड़ेगा, तब जाकर के पूरा का पूरा मार्किंग मिलने वाला है। समझ गए सभी कोई? अरे समझ गए सभी कोई? समझ गए नहीं समझ गए? आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ गया। बेहद ही शानदार, बेहद ही जबरदस्त, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। आगे चलेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल कहाँ है भाई? एक सेकेंड रुकोगे सभी कोई? एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। अगला सवाल अगला सवाल अगला सवाल आ गया। बेहद ही खास, बेहद ही जबरदस्त और बेहद ही शानदार सवाल आना ही आना है सर। लिख लो, छपने वाला सवाल। लिख दे क्या? लिख देते भाई, छपने वाला सवाल। 100% 100% आपके एग्जाम में गिरने वाला सवाल है। छपने वाला सवाल, छपने वाला सवाल मतलब सर ये पेपर में आना ही आना है। चाहे √2 दे दे, √3 दे दे, √5 दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ना। कुछ ना कुछ करके एक रूटिंग वाला यानी कि प्रूविंग ऑफ एन इरेशनल वाला आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और वो भी कितने मार्क्स में? तो सर या तो 5 मार्क्स में या तो 3 मार्क्स में मिलना ही मिलना है सर यहाँ पे। तो कैसे प्रूव करेंगे √2 को एक इरेशनल नंबर? ठीक है, सिंपल सी बात है। ऐसे सवालों में √2 को प्रूव करना है अगर इरेशनल नंबर, या √3 को इरेशनल नंबर, या किसी को भी प्रूव करना है इरेशनल नंबर, हर एक सवाल में कॉन्ट्रडिक्शन से जाएंगे सर। यानी कि उन सारे सवालों को जो प्रूव करना है वो ना करते हुए उसके अगेंस्ट चले जाएंगे और किसी ना किसी तरीके से एक ऐसा रिजल्ट डिराइव कर देंगे जो हमारे फैक्ट को, हमारे जो फैक्ट है उसको गलत कर रहा होगा। और ऐसे में हमारा जो एजम्पशन है, जो सपोजिशन है वो गलत हो जाएगा। और क्योंकि हमने जो माना वो गलत है, इसका मतलब सर इसके कॉन्ट्राडिक्शन माना था, इसका मतलब ये जो बात है वो बिल्कुल सही है। अभी जितना बात बताए ना, कोई बच्चा अगर प्रूव करा होगा तो समझ गया होगा और लिंक कर रहा होगा सर हाँ बिल्कुल आप सही बता रहे हो, ऐसे 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 ही प्रूव करते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा नहीं करा है और एकदम लास्ट मिनट में ये क्वेश्चन करना चाह रहा है और बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ के करना चाह रहा है, तो ऐसे समझेंगे सर। देखो समझा रहा हूँ, फटाफट से देखोगे सभी कोई, फटाफट से देखोगे सभी कोई। सबसे पहले क्या करना होता है? लेट अस सपोज दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। √2 इज अ रैशनल नंबर। ऐसा हम मान लेंगे सर कि √2 एक रैशनल नंबर है। अगर ऐसा हम मान लेते हैं कि √2 इरेशनल नहीं है, क्योंकि फैक्ट होता है √2 इरेशनल नंबर होता है। आपको पता है कि उसका जब आप डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो कहीं ना कहीं उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग मिलने वाला है, जो कि एक इरेशनल नंबर होता है सर, उसका डेफिनेशन होता है। हाँ सर, इसका मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप ऐसा मान रहे हो कि √2 एक रैशनल नंबर है, इसका मतलब आप अपने फैक्ट से अगेंस्ट में जा रहे हो, कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हो सर, और वहां पे इस बात को स्टेटमेंट के रूप में मान रहे हो। तो इसके मानने से क्या रिजल्ट आता है, ध्यान से सुनोगे सभी कुछ। फटाफट से बता दो, अगर कोई भी नंबर √2 या कोई भी नंबर रैशनल है, तो सर कोई भी नंबर रैशनल होता है तो डेफिनेटली उसको a/b के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अरे कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं सर। कोई भी रैशनल नंबर को p/q a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a और b क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए और b नॉन इक्वल टू 0 होना चाहिए। हाँ सर, इसका मतलब सर, इसका मतलब होता है a और b शुड बी कोप्राइम। a और b शुड बी कोप्राइम। ए और बी क्या होना चाहिए? को प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? को प्राइम नंबर होना चाहिए। बहुत शानदार। आगे चलेंगे, देखो इधर भाई, को प्राइम क्यों होना चाहिए? क्योंकि कोई भी रैशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो डेफिनेटली वहां पे ए और बी के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक होता है। दोनों को काटने वाला एक से बड़ा संख्या मिलेगा ही नहीं। हाँ समझ। तो सर आगे
आगे क्या करना है, रूट को फ्री करना है। रूट को फ्री करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, हाँ सर हाँ, रूट को फ्री करने के लिए दोनों साइड स्क्वायरिंग, जैसे ही दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे इधर आ जाएगा 2b² इज इक्वल टू a स्क्वायर। आपको दिख रहा होगा सर यहाँ से जो रिजल्ट आ रहा है इसमें a स्क्वायर का वैल्यू में एज अ प्रोडक्ट 2 दिख गया, a स्क्वायर का वैल्यू में एज अ प्रोडक्ट 2 दिख गया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि दो जो है वो a स्क्वायर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। दो जो है वो a स्क्वायर का एक फैक्टर है। फैक्टर क्या करता है, हमेशा और हमेशा कंप्लीट डिवाइड करता है संख्या को। देन वी कंक्लूड दैट 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। हम बोल सकते हैं कि दो जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। हाँ, अगर दो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो दो जो है डिवाइड ऑल्सो a या a ऑल्सो, समझ रहे हो सभी? अरे हाँ ना, हाँ ना, बोलो 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 बोलो, अरे बोलो बोलो बोलो। हाँ भाई, दो अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो दो जो है वो a को डिवाइड करेगा। भाई दो कोई क्या प्राइम नंबर है, कोई प्राइम नंबर अगर किसी नेचुरल नंबर के, किसी भी नंबर के, किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो गारंटी से वो प्राइम नंबर उस पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करेगा, पूरा डिवाइड करेगा। और यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है। तो इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके बाद क्या करना है, ध्यान से सुनेगा। भाई एक बात बताओ, दो अगर a को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब दो a का फैक्टर है। हाँ सर, और अगर किसी नंबर का एक फैक्टर 2 है तो आप उस नंबर को 2 के मल्टीपल में लिख सकते हो, 2 के मल्टीपल में लिख सकते हो, 2 के गुणांक में लिख सकते हैं, 2 गुना सम रियल नंबर लिख सकते हैं। वेयर c क्या है, कोई रियल नंबर है। c क्या है, कोई रियल नंबर। हाँ सर, समझ गए समझ गए समझ गए। आगे सर, अगर ये बात को यहाँ पे ही रख दे, कहाँ रख दे, यहाँ रख दे, यहाँ रख दे, यहाँ अगर रख दे तो 2b² इज इक्वल टू a स्क्वायर, और a का वैल्यू 2c की टाइप का है सर, तो यहाँ से 2c² या 2b² इज इक्वल टू 4c², तो b² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2c²। क्या हो जाएगा, 2c²। और यहाँ से इक्वेशन नंबर हम लोग 2 कंक्लूड कर लेंगे, जो कि क्या बता रहा है कि b² का एक फैक्टर 2 है, b² का एक फैक्टर 2 है। अगर b² का एक फैक्टर 2 है, इसका मतलब 2 जो है वो b² को पूरा डिवाइड करेगा। तो देयरफॉर वी कंक्लूड दैट 2 डिवाइड्स b², 2 डिवाइड्स b²। हाँ सर, और यहाँ से हम बोल सकते हैं हेंस 2 डिवाइड्स b ऑल्सो। भाई एक बात बताओ, प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये उस नंबर को भी पूरी डिवाइड करेगा, और ये कंक्लूड कर रहा है। तो यहाँ से मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब बताओ मेरे को, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है और ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 दिख रहा है, क्या दोनों में दिख रहा है कॉमन? सर दो a को भी डिवाइड कर रहा है, सर दो b को भी डिवाइड कर रहा है, यानी a और b का एक कॉमन फैक्टर 2 है। a और b का एक कॉमन फैक्टर 2 है। a और b का अगर एक कॉमन फैक्टर 2 है, इसका मतलब सर सिंपल सी बात है कि दो जो है वो a और b को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। दो जो है वो a और b को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। अगर एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब दो जो है वो कॉमन फैक्टर है a और b, कॉमन फैक्टर है a और b का, यानी कि हमने एजम्पशन करा था a और b को प्राइम होगा। इसका मतलब सर को-प्राइम होगा, इसका मतलब a और b को काटने वाला सबसे बड़ा संख्या 1 होगा। उन दोनों में कॉमन फैक्टर मिलने वाला सबसे कॉमन जो होगा वो 1 होगा, 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा। और अभी जस्ट आपने इस बात के मानने से एक ऐसा रिजल्ट लाया जो जो इस वाले कथन को, इस वाले माने गए स्टेटमेंट को गलत साबित कर रहा है। सर कैसे? अभी माना कि a और b को काटने वाला यानी a और b का HCF 1 है, 1 ही वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो दोनों में अवेलेबल है। जबकि अभी यहाँ पे आप दिखा रहे हो कि दो जो है वो a को डिवाइड कर रहा है, b को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर है जो कि 1 के अलावा है। 1 के अलावा आप दूसरा फैक्टर खोज पा रहे हो जो दोनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये इस कथन को, इस स्टेटमेंट को, माने गए स्टेटमेंट को, सपोजिशन स्टेटमेंट को गलत कर रहा है। So our supposition is wrong. So our supposition is wrong. Hence, अगर माना गया कथन गलत है तो आप बताइए सर, आपने माना था √2 एक रैशनल नंबर है, ये गलत है तो कोई रियल नंबर अगर रैशनल नहीं है तो क्या होगा भैया? इरैशनल होगा। Hence √2 is an irrational नंबर। हाँ भैया, हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, मेरे को समझ में आ गया सर। बेहद ही शानदार तरीके से आपने समझाया, एक भी डाउट नहीं रहा। और ऐसा सवाल अगर एग्जाम में आ गया जो कि आना ही आना है, आप उड़ा जाओगे। प्रोबेबिलिटी का सिंपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आना ही आना है। देख लो सर, सीबीएसई 14, 17, 20 कितना साल पूछा हुआ है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। ऐसा सवाल कार्ड बेसिस पे पूछता है एग्जामिनर। सीबीएसई का फेवरेट सवाल है, और इस सवाल को अगर नहीं कर पा रहा है तो भाई बेकार है, बेकार है, बेकार।
कर जाओगे, मेरे साथ कनेक्ट हुए हो, हम विश्वास दिलाते हैं, सारे सवाल को उड़ा जाओगे। केवल और केवल आपको ध्यान से फोकस करके देखना है और समझने का कोशिश करना है। देखो इधर, द किंग, क्वीन, जैक ऑफ अ क्लब आर रिमूव्ड फ्रॉम द पैक ऑफ अ 52 कार्ड। भाई 52 कार्ड के पैक में से अगर सारे किंग कार्ड को, सारे क्वीन को और सारे जैक को हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, देन द रिमेनिंग कार्ड्स आर वेलकम। और बचे गए कार्ड्स को अच्छे तरीके से क्या कर दिया जाए, सफल कर दिया जाए, अच्छे तरीके से मिला दिया जाए और उसके बाद अगर रिमेनिंग में से एक कार्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावना है कि वो जो कार्ड निकलेगा वो इनमें से एक होगा। एक एक करके बनाना पड़ेगा। 4 क्वेश्चन यहाँ पे है सर। भाई सिंपल सी बात है, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना होता है डेक ऑफ कार्ड में। टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना होता है बता, टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना होता है 52 होता है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना होता है 52 होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिमेनिंग कार्ड कितना बचेगा आफ्टर रिमूविंग, रिमेनिंग कार्ड कितना बचेगा आफ्टर रिमूविंग, रिमेनिंग कार्ड कितना बचेगा आफ्टर रिमूविंग, आफ्टर रिमूविंग, आफ्टर रिमूविंग द किंग कार्ड, द किंग कार्ड, द क्वीन कार्ड, द क्वीन कार्ड एंड द जैक कार्ड, एंड द जैक कार्ड ऑफ क्लब, ऑफ क्लब। ध्यान से सुनना, ऑफ क्लब लिखा है यानी क्लब जो सूट है, क्लब सूट के सभी किंग, सभी क्वीन और सभी जैक कार्ड को रिमूव करना है। ओवरऑल नहीं सर, केवल और केवल कौन सा सूट, तो क्लब सूट। हाँ सर। अब भाई सिंपल सी बात है, क्लब सूट ब्लैक कलर का कार्ड होता है। हाँ सर, ब्लैक कलर के कार्ड में क्लब सूट 13 कार्ड, 13 में से एक किंग, एक क्वीन और एक जैक, यानी तीनों फेस कार्ड को रिमूव कर देना है क्लब वाला। हाँ सर, तो 52 में से 3 फेस कार्ड रिमूव कर दिया, 52 में से 3 फेस कार्ड रिमूव कर दिया। नाउ रिमेनिंग नंबर ऑफ कार्ड कितना हो गया, रिमेनिंग नंबर ऑफ कार्ड कितना हो गया, रिमेनिंग नंबर ऑफ कार्ड कितना हो गया, तो रिमेनिंग नंबर ऑफ कार्ड हो गया सर, हो गया सर कितना, 52 माइनस 3, 52 माइनस 3 होता है सर 49, यानी अब बच गया 49 कार्ड और इन 49 कार्ड को वेल सफल कर देना है, अच्छे तरीके से मिला लेना है, पीस लेना है सर। जो कार्ड खेलता है वो समझ रहा होगा। हाँ आगे सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ स्पेड, पहला क्वेश्चन सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ स्पेड, अ कार्ड ऑफ स्पेड, स्पेड कार्ड निकलने का क्या प्रोबेबिलिटी। भाई एक बात बताओ, आपने छेड़खानी किस में करा है क्लब में, क्या आपने स्पेड में किसी कार्ड को चेंज करा, क्या आप स्पेड के किसी कार्ड को बाहर निकाले, नहीं सर। इसका मतलब स्पेड कार्ड 13 का 13 एज इट इज अभी भी वैसा का वैसा वेल सफल्ड है रिमेनिंग कार्ड। हाँ सर, इसका मतलब सर, इसका मतलब हो गया कि फेवरेबल आज भी 13 है, लेकिन टोटल कितना है 49 है, तो 13/49, और ये इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ गए सभी, अरे समझ गए सभी, हाँ कि ना। हाँ सर, अगला सवाल, अगला सवाल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक किंग, यानी ब्लैक किंग आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। एक बात बताइए सर, क्लब जो है वो ब्लैक कलर कार्ड होता है, और क्योंकि ये ब्लैक कलर कार्ड है और उसका एक किंग को बाहर निकाल दिया गया तो बचा गया एक ही किंग होगा। भाई ब्लैक में 2 किंग होता है, एक तो निकाल दिया आपने क्लब वाला, तो स्पेड वाला ही बचा, स्पेड वाला बचा मतलब कितना हो गया, फेवरेबल 1 हो गया, टोटल कितना है 49 है, तो 1/49, और ये सवाल का बिल्कुल सही जवाब। सर अगला, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब। भाई क्लब में कितना कार्ड 13, सर 13 में से तीनों फेस कार्ड आपने रिमूव कर दिया, बचा कितना 10, बचा कितना 10, और टोटल कितना बचा था 49, तो 10/49 बिल्कुल सही जवाब है। सर जैक कार्ड, सर जैक कार्ड, सर ये भी बता दो जैक कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक कार्ड। भाई जैक कितना होता है 4 होता है, जैक कितना होता है 4 होता है, एक आपने क्या करा रिमूव कर दिया, तो बचा कितना 3, टोटल कितना था 49, 3/49 फेवरेबल बटा टोटल 3/49, ये सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। समझ गए, अरे समझ गए, बहुत ही बहुत 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 सही, क्या बात है, शानदार 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 भाई। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। एक ग्राफ का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, और ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिल सकता है 12 से 20, लगभग हर साल में पूछा हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बनाएंगे कैसे देखोगे, सबसे पहले सर यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे पास 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, फटाफट से सॉल्यूशन स्टार्ट करना है, और सबसे पहले लिखना है गिवन पार्ट। क्या लिखना है, गिवन पार्ट, क्या लिखना है, गिवन पार्ट, गिवन 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 द सर, द गिवन इक्वेशंस आर, द गिवन इक्वेशंस आर एज, हाँ सर पहला इक्वेशन सर x + 3y इक्वल टू 6x, ये कैसे हो सकता है, 6 होना चाहिए बच्चा, 6x नहीं होगा, ठीक है।
और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 12। तो ये हो गया पहला इक्वेशन और ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब यहाँ पे बोला है कि ग्राफिकली क्या करना है, इस दोनों ही लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करना है, पहला क्वेश्चन। एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस, यानी ये दोनों लाइन और वाई एक्सिस के द्वारा जो ट्राइंगल रीजन बाउंड होगा उसका एरिया। पहले तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई, नेगेटिव एक्स। सर समझ गए, ये लगाने की जरूरत नहीं। सर ये होता है ऑरिजिन, मार्किंग कर लेंगे सर क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा। 1 2 3 4 5। सर यहाँ पे -1 सॉरी 1 2 3 4 5 और यहाँ पे आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। सर यहाँ पे -1 -2 -3 -4 और -5। समझ गए सभी को? समझ गए सभी को? हाँ सर समझ गए। समझ गए सभी को? हाँ सर समझ गए। अब यहाँ पे सबसे पहले एक एक करके फ्रॉम 1 एक एक करके इक्वेशन को उठाना है और एक एक करके सॉल्यूशन पॉइंट फाइंड करना है। कुछ नहीं करना है, सीधा सीधी टेबल बनाना है, सीधा सीधी टेबल बनाना है। एक्स वाई कॉलम को लेकर के तीन तीन सॉल्यूशन पॉइंट फाइंड कर लेना है। एक्स हो गया, वाई हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया। वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स एक्सप्रेस कर लो तो 6 माइनस एक्स अपॉन 3, 6 माइनस एक्स अपॉन 3 बैठाते जाओ सर। यहाँ पे रखेंगे 2, यहाँ रखेंगे 2 तो यहाँ आ जाएगा कितना सर, दिक्कत हो जाएगा। 2 रखेंगे तो 4/3 फ्रैक्शन बन रहा है ना, नीचे 3 है तो ऊपर भी 3 का मल्टीपल आना पड़ेगा। तो क्यों ना हमें काम करें 3 रखें, 3 रखेंगे तो 6 माइनस 3 3 हो गया। 3/3 कितना होता है सर, 1 होता है। 1 यहाँ अगर 0 रख दे तो 2 हो जाएगा, यहाँ 0 रख देंगे तो 2 आ जाएगा। समझ गए सभी को? यहाँ अगर 6 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ गया? अरे समझ गया? हाँ बबुआ समझ में आ गया। अब यहाँ लिखना पड़ेगा रिप्रेजेंट ऑल दीज पॉइंट्स, रिप्रेजेंट ऑल दीज पॉइंट्स, ऑल द above points on 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 coordinate plane, on coordinate plane, on coordinate plane। हाँ आगे सर यहाँ से फटाफट से क्या करना है, नेमिंग करना है। ए पॉइंट हो गया 3,1, सर बी पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया 0,2 और सी पॉइंट हो गया सर 6,3। बहुत शानदार। सेम मैनर में इक्वेशन 2 के लिए काम करना है, सेम मैनर में इक्वेशन 2 के लिए काम करना है। यहाँ से y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालो। y का वैल्यू आ गया सर 2x माइनस 12 और अपॉन में कितना आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखना कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी ओवरऑल देखेंगे तो ये बात, ओवरऑल देखेंगे तो ये बात, ठीक है। तो 2x माइनस 12 बाई क्या आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ से क्या करना है, एक्स और वाई में एक टेबल बना लेना है फटाफट से सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए। एक्स और वाई में टेबल, एक्स और वाई में टेबल। एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू कितना है बच्चे बता दो जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से रखना स्टार्ट करेंगे। एक्स की जगह पर 6 रखेंगे, 0 6 0 बहुत सही सर। आगे रखेंगे सर 4 4 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 8। सर नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा। हमको चाहिए 3 का मल्टीपल ऊपर, 3 का मल्टीपल चाहिए तो क्यों हम यहाँ 3 रख दे। 3 रखेंगे तो 2 गुना 3 कितना होता है 6, 6 माइनस 12 माइनस 6, माइनस 6 बटा 2 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 बहुत सही सर। एक और रख लेते हैं सर, एक और रख लेते हैं सर, यहाँ रख लेते हैं, छोटा नंबर रखेंगे ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो क्यों ना हमें काम करें 0 रख दे, 0 रखेंगे तो माइनस 4, 0 पे माइनस 4। समझ गया? ऑल्सो यहाँ लिखना पड़ेगा, ऑल्सो रिप्रेजेंट दी सॉल्यूशन पॉइंट नेम्ड एज डी ई एफ, ऐसे डी ई एफ आप लिख लेना, ठीक है। डी ई एफ ये सारे पॉइंट को क्या लिख दिया, डी ई एफ लिख दिया ऑन द सेम कोऑर्डिनेट प्लेन, ऑन द सेम कोऑर्डिनेट प्लेन। ना कुछ नहीं करना है, पॉइंट को प्लॉट करने के बाद ज्वाइन ऑल दी सॉल्यूशन पॉइंट टू गेट द लाइन फर्स्ट, ज्वाइन ऑल दी सॉल्यूशन पॉइंट टू गेट द लाइन सेकंड। ये पूरा लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद सीधा सीधी क्या करना है, पॉइंट को बैठाना है कोऑर्डिनेट प्लेन पे और उतार देना है सर। तो 3,1 फटाफट से 3,1 सर यहाँ रहा, 3,1 ये रहा, ये रहा सर, ये रहा, ये रहा 3,1 सर। आगे 0,2 0,2 कहाँ रहा, 0,2 कहाँ रहा सर, 0,2 ये रहा सर। आगे 6,0 6,0 कहाँ रहेगा, 6,0 कहाँ रहेगा, 6,0 ये रहा सर, 6,0 ये रहा। अब ये तीनों पॉइंट का लाइन जॉइनिंग कर देना, ये तीनों पॉइंट का लाइन जॉइनिंग कर देना है और ये जो लाइन मिलेगा, ये जो लाइन मिलेगा लाइन बन जाएगा, ठीक है। अगला सर 6,0 6,0 6,0 6,0 कहाँ हो गया, 6,0 कहाँ हो गया, 6,0 ये रहा सर। इसको मैं ब्लू कलर से कर रहा हूँ, ठीक है। 6,0 ये हो गया सर, 6,0 ये हो गया। 3 माइनस 2 3 माइनस 2। एक बात देखा, 6,0 सर इसका भी सॉल्यूशन पॉइंट, 6,0 सर उसका भी सॉल्यूशन पॉइंट, दोनों लाइन पे लाई करने वाला कॉमन पॉइंट। तो यही तो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। अरे यही तो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इसका मतलब वही तो सॉल्यूशन पॉइंट है और वही पूछा था इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या बात है सर, क्या बात है। एक बार में ही आपने सवाल कर डाला, बहुत है। यही करना होता है जब सॉल्यूशन पॉइंट निकालते तो सोचते हैं हम लोग कॉमन वाला मिल जाए, कॉमन वाला मिलेगा तो वही क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट और वही उसका सॉल्यूशन पॉइंट हो जाएगा। बेहद ही शानदार। तो रख देते सर 6,0 हो गया। आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा 3 माइनस 2 3 माइनस 2 ये रहा सर, 3 माइनस 2 आगे सर 0 माइनस 4 सर ये रहा। तो क्यों ना हम एक काम करें सर, इसका लाइन जॉइनिंग कर दे।
कर दिया सर, ये जो लाइन मिल गया लाइन 2 मिल गया। ये लाइन 1 लाइन 2 कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है सर? इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, दैट इज सॉल्यूशन पॉइंट, दैट इज सॉल्यूशन पॉइंट जो हमें मिल रहा है सर वो 6,0 मिल रहा है और यही सवाल का जवाब हो जाएगा, यही सवाल का जवाब हो जाएगा। इसमें एक और सवाल पूछ दिया, क्या पूछ दिया? एक और सवाल पूछ दिया कि सर ये जो हमारे पास 2 लाइन है, ये दोनों लाइन और ये वाई एक्सिस मिला करके एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। ये जो रीजन बाउंड हो रहा है, इस ट्रायंगल का एरिया भी बताना है। क्या बता दोगे सभी कोई? हाँ सर, हाँ, हाँ। देखो इसको बेस मान लेंगे, ये परपेंडिकुलर है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके एरिया मिलता है। एरिया निकालना कौन सी बड़ी बात है? बेस बताओ कितना हो गया? ऊपर का 2, नीचे का 4, 4 और 2 कितना हो गया? 6। यहाँ से यहाँ तक 6 हो गया। हाइट कितना हो गया? 0 से 6, 6 यूनिट। हाइट भी 6, बेस भी 6, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो बाउंड हो रहा है बराबर होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सर 2 से 3 बार में सर 18 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बहुत ही शानदार। ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है सर। इस तरीके से एग्जाम में टैकल करना है, इस तरीके से एग्जाम में स्टेटमेंट लिखना है और आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। सवाल संख्या 6, सवाल संख्या 6, 11, 12, 15 से 20 बार में कितने बार पूछा हुआ है भाई पूछो मत। मतलब सर 15 से 20 में बहुत बार पूछा हुआ है। लगभग सभी सालों में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है? चलिए, अ थिप रन्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट। एपी का शानदार सवाल है, लैंग्वेज से बेस्ड सवाल है। एग्जाम में ऐसा लैंग्वेज का क्वेश्चन आ जाए तो बच्चे फंसते हैं। इसलिए फेवरेट सवाल होता है एग्जामिनर का, इसलिए फेवरेट सवाल होता है एग्जामिनर का। सीधा-सीधी सॉल्यूशन। सर एक चोर है जो यूनिफॉर्म स्पीड से भाग रहा है। कितना यूनिफॉर्म स्पीड से भाग रहा है? 100 मीटर पर मिनट। सवालों को समझ से चलना। एक चोर है, चोरी करा, यूनिफॉर्म स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से भागना स्टार्ट करा। पर मिनट 100 मीटर भागता है। ये हर अगला सक्सेसिव मिनट 100 मीटर भागता है और 100 बराबर कांस्टेंट रफ्तार रखते हुए और ये कंटीन्यूअसली भागता चला जाता है। आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद एक पुलिसमैन जो है उस चोर का पीछा करना स्टार्ट करता है चोर को पकड़ने के लिए। हाँ सर, ही गोज विद अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट इन द फर्स्ट मिनट, यानी कि सर आफ्टर 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 1 मिनट, 1 मिनट के बाद चोर के पीछे पुलिस लगता है चोर को पकड़ने के लिए और पुलिस जो है वो पहला मिनट 100 मीटर पर मिनट की रफ्तार से आगे बढ़ता है। लेकिन सिंपल सी बात है, अगर 100 के बराबर रफ्तार से चलना स्टार्ट करेगा और उसी रफ्तार के हिसाब से कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करते हुए मूव ऑन करेगा तो कभी भी चोर को नहीं पकड़ पाएगा। जितना बराबर गैप स्टार्टिंग में रहा वही गैप मेंटेन करते हुए हमेशा चोर आगे और पुलिस पीछे रह जाएगा। ऐसे में चोर कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा। तो करना क्या पड़ेगा? अगर पुलिस को चोर को पकड़ना है तो पुलिस को अपना रफ्तार बढ़ाना पड़ेगा। हर सक्सेसिव मिनट पुलिस को रफ्तार बढ़ाना पड़ेगा। सवाल में अगर पढ़ेंगे तो वही लिख रखा है, इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 10 मीटर पर मिनट एवरी सक्सेसिव मिनट। हर अगला मिनट, हर एक नेक्स्ट मिनट, हर एक सक्सेसिव मिनट। सर ये क्या करता है? अपने रफ्तार को 10-10 मीटर से बढ़ाता है। यानी पहला 1 मिनट में 100 मीटर, अगला 1 मिनट में 110 मीटर, अगला 1 मिनट में 120 मीटर, फिर 130, 140, 150, 160 ऐसे करते हुए 10-10 मीटर की रफ्तार को बढ़ाते हुए आगे बढ़ता है और ऐसे करके वो जो है चोर को पकड़ लेता है। वही पूछा है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल द पुलिसमैन विल कैच द थीफ? कितने मिनट के बाद पुलिसमैन चोर को पकड़ जाएगा? क्या सवाल समझ में आ गया सभी को? आप बताओगे क्या सवाल समझ में आ गया सभी को? आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ गया। और फटाफट से बताओ, एपी का क्वेश्चन है, सीधा-सीधी साफ-साफ दिख रहा होगा। हर एक सक्सीडिंग मिनट बराबर स्पीड को बढ़ा रहा है। हाँ सर। तो ऐसे सवालों में क्या करना होता है? सबसे पहले मान लेंगे सर कि पुलिसमैन जो है वो 3 मिनट का समय लेता है। कितना मिनट का? 3 मिनट का समय लेता है इस चोर को पकड़ने के लिए। लेट द पुलिसमैन लेट द पुलिसमैन लेट द पुलिसमैन टेक्स टेक्स टी मिनट टाइम टू कैच द। हाँ सर समझ गए। आगे सर, अगर टी मिनट का समय लेता है पुलिसमैन पूरे चोर को पकड़ने में तो बताओ मेरे को इस टी मिनट में पुलिसमैन कितने दूरी चल चुका होगा? तो भाई पहला 1 मिनट में 100 मीटर, फिर अगला 1 मिनट में 110 मीटर। भाई सिंपल सी बात है, पुलिसमैन हर सक्सेडिंग मिनट हर 1 मिनट में क्या हो रहा है? 10-10 मीटर का रफ्तार बढ़ा रहा है तो 100 मीटर बढ़ेगा। अगला मिनट में क्या हो जाएगा? 10 बढ़ गया, फिर अगला मिनट में 10 बढ़ जाएगा यानी 120 हो जाएगा, फिर अगला मिनट में 130 हो जाएगा, फिर अगला मिनट में 140 हो जाएगा और इस तरीके से भाग रहा है, इस तरीके से भाग रहा है। क्या आपको नहीं लग रहा हर सक्सेडिंग मिनट पुलिसमैन के द्वारा चला गया दूरी क्या ये एपी फॉर्म कर रहा नहीं कर रहा है? क्या ये एपी फॉर्म कर रहा नहीं कर रहा? आप बोलोगे सर कर रहा है। कर रहा है नहीं कर रहा? कर रहा है। कर रहा है सर, कर रहा है। इसका मतलब एक बात बताओ, ये जो है एपी जो फॉर्म कर रहा है तो हमने मान लिया कि टी मिनट में चोर पकड़ में आ जाता है।
तो टी मिनट में ये पुलिसमैन कितना दूरी भाग जाएगा? पहला मिनट, दूसरा मिनट, तीसरा मिनट, चौथा मिनट, पांचवा मिनट, तो ऐसे करते हुए टीवा मिनट आ रहा होगा, टीवा मिनट हाँ। और जो टीवा मिनट में दूरी चलेगा, टीवा मिनट में दूरी चलेगा, टीवा मिनट में दूरी चलेगा, कुछ ना कुछ चल रहा होगा हाँ। लेकिन ओवरऑल ये टी मिनट में, ओवरऑल ये टोटल टी मिनट में, जैसे मान लो सर कि टी का वैल्यू 10 आ जाता, तो 10वें मिनट की दूरी चलता, तो टोटल 10 मिनट में जो दूरी चलता वो टोटल निकालना है, सम निकालना है। तो कहीं ना कहीं आपको क्या निकालना पड़ेगा? द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पुलिसमैन इन टी मिनट विल बी गिवन बाय सम ऑफ दिस एपी, sum of this AP whose n term, whose number of term is T, whose number of term is T. That means sir S. That means sir क्या ये बराबर होगा? क्या ये बराबर होगा? क्या ये बराबर होगा? T plus 1 मल्टीप्लीकेशन 100। सर ये क्या लिख दिया? एकदम नहीं समझ में आया, ऊपर से निकल गया ऊपर से। देखो मैं समझा रहा हूँ भाई, एक बात बता, चोर जो है चोर हर 1 मिनट में 100 मीटर भागता है, हर 1 मिनट में 100 मीटर भागता है, ये कांस्टेंट रफ्तार से ट्रैवल कर रहा है हाँ सर। और ऐसे करके चोर भागा कितना? तो भाई अगर पुलिसमैन चोर को टी मिनट में पकड़ लेता है तो चोर तो 1 मिनट ज्यादा भागा था, क्योंकि भाई चोर के चोरी करने के बाद 1 मिनट हो गया और आफ्टर 1 मिनट पुलिसमैन जो है वो उसके पीछे भागता है उस चोर को पकड़ने। इसका मतलब है चोर जो है वो पुलिसमैन से 1 मिनट ज्यादा ट्रैवल कर रहा था। तो अगर पुलिसमैन 3 मिनट के लिए ट्रैवल करा तो चोर पक्का से टी प्लस 1 मिनट के लिए ट्रैवल करा होगा। हाँ अब समझ में आया। हाँ, और वही मैं बोल रहा हूँ कि जो टी प्लस 1 मिनट में भागा गया दूरी होगा चोर के द्वारा, 3 मिनट में उसी दूरी को तो चल रहा है भाई पुलिसमैन, उसी के पीछे पीछे तो भाग रहा है। हाँ, बस समय का अंतर है 1 मिनट का। हाँ सर, तो ये दूरी और ये दूरी बराबर होगा। तो ये दूरी निकाला कैसे? सर इतना समय लग गया, इस स्पीड से चल रहा है, इतना स्पीड है, इतना टाइम है, गुना कर देंगे, ये टोटल दूरी निकल जाएगा चोर के द्वारा और दोनों बराबर होगा। इक्वेट कर देते, फटाफट से इक्वेट करते जल्दी से। सर एस टी मतलब सर सम ऑफ फर्स्ट टी टर्म दैट इज टी बाई 2 मल्टीप्लीकेशन 2 ए का वैल्यू कितना है 100 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है सर 10 इक्वल टू इधर कितना हो गया 100 मल्टीप्लीकेशन टी प्लस 100 मल्टीप्लीकेशन टी प्लस। चलो इधर सर 2 2 2 कैंसिल हो गया, कॉमन निकल। सर यहाँ पे अगर देखेंगे तो टी है, यहाँ कितना आ रहा है? अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना n होता है फॉर्मूला में, लेकिन यहाँ n टी है तो टी माइनस 1। ठीक है, यहाँ कितना आ गया 5t आ गया, 5t आ गया, माइनस का 5 और प्लस का 100, माइनस का 5 और प्लस का 100 प्लस का 95 इक्वल टू हो गया सर 100t प्लस 100 यहाँ पे सर 5t स्क्वायर और 95t। तो अगर इधर लिखेंगे तो 5t स्क्वायर प्लस 95t, इधर से आएगा तो माइनस 5t, इधर माइनस 5t, और ये कितना हो गया प्लस का 100, इधर आएगा तो माइनस का 100, विल बी इक्वल टू 100। यहाँ पे सर 5 कॉमन लेकर कैंसिल करेंगे तो p स्क्वायर माइनस t माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। तो आप बताओ मेरे को 20 से सर 1 लाना है तो माइनस का 5 प्लस का 4। सर ये हो गया फैक्टर, रूट्स निकालना है तो साइन में चेंजेस, यानी ये हो जाएगा प्लस 5 और ये हो जाएगा माइनस 4। सर टी क्या होता है? टाइम क्या होता है? नेगेटिव नहीं होता है, तो ये हो जाएगा नेग्लेक्ट, टाइम कांट बी नेगेटिव तो ये नेग्लेक्ट, तो केवल आंसर क्या हो जाएगा टी बराबर 5 मिनट। टी बराबर 5 मिनट क्या हो जाएगा? टी बराबर 5 मिनट, यानी पुलिसमैन को इस रफ्तार से 5 मिनट का समय लग जाएगा इस चोर को पकड़ने में। 5 मिनट का समय लग जाएगा इस चोर को पकड़ने में। आप इसको मैच भी कर सकते हो, 5 मिनट समय लग रहा है पुलिसमैन को, तो चोर भागा कितना होगा? एक ज्यादा मिनट, यानी 6 मिनट। तो 6 मिनट 100 के रफ्तार से 600 मीटर, यानी कि चोर जो है वो 600 मीटर भाग रहा है। वही पुलिसमैन जो है वो 5 मिनट में क्या 600 मीटर को कवर कर रहा है, क्या सेम दूरी को चल रहा है? तो आप निकाल लो सर। सर 6 मिनट में बोला, नहीं सर 5 मिनट में। तो आप बताओ 5 मिनट में कितना भागेगा? ये पांचों का सम देख लो, 600 आ रहा नहीं आ रहा? आप बोलोगे सर बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आपने आंसर भी वेरीफाई कर दिया और आंसर बिल्कुल सही निकल के आ रहा है। ऐसा कोई भी बताता नहीं होगा, कोई भी नहीं बताता होगा, वेरीफाई करके बता रहे, फटाफट वेरीफाई कर लिया, आंसर एकदम एग्जैक्टली सही है सर। आंसर कितना हो जाएगा? 5 मिनट। 5 मिनट का समय लगेगा पुलिसमैन को चोर को पकड़ने में, और इस तरीके से सवालों को टैकल किया जाता है, इस तरीके से सवालों को उड़ाया जाता है एग्जामिनेशन हॉल में। अगला सवाल, सॉरी, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, मीडियन। क्या बात है, देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से पक्का 5 मार्क्स में आना है, चाहे वो मीन पे पूछे, चाहे वो मीडियन पे पूछे। मोड पे कम चांसेस होता है, लेकिन उसका भी फॉर्मूला ध्यान रखना है, L प्लस F1 माइनस F0, नीचे होता है ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2, इनटू में होता है सर H। क्या बात है सर, यहाँ पे हम लोग चलेंगे फटाफट से मीडियन निकाल के बताते हैं सर। देखो मीडियन निकालना है तो आपको चाहिए होगा क्लास फ्रीक्वेंसी।
पहले बात एक काम करो, इसी पूरा का पूरा फ्रीक्वेंसी टेबल को जल्दी से क्या करेंगे, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। सर फ्रीक्वेंसी, सर मीडियन निकालना है, मीडियन निकालने के लिए केवल 3 कॉलम का रिक्वायरमेंट होता है, xi, fi, cf। हाँ सर, जल्दी-जल्दी फिलिंग करते हैं यहाँ पे। सर 0 से 100 हो गया, xi निकाल देना है, कंटीन्यूअस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे डिस्क्रीट फॉर्म में। कंटीन्यूअस फॉर्म में ना, लिख लेते हैं कंटीन्यूअस फॉर्म में, तो क्या हो गया 0 से 100, 100 से 200, सर 200 से 300, 300 से 400, 500, सही है? बहुत सही। 500 से 600, 500 से 600, आगे एक और जाएगा यहाँ से। सर 600 से 700, 600 से 700, और भी जा रहा है? नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। ओके, यहाँ आ जाएगा टोटल, यहाँ आ जाएगा टोटल, यहाँ क्या आ जाएगा टोटल? सर FI दिया हुआ है, FI दिया हुआ है, सर 2 दे दिया, 5 दे दिया, सर ये X दे दिया, फिर ये 12 दे दिया, ये 12 दे दिया, है ना? ये 12 दे दिया, फिर 17 दे दिया, फिर कितना दे दिया भाई? 20 दे दिया, 20 दे दिया, और ये Y दे दिया, 20 दे दिया, और ये Y दे दिया। आपको दिख गया होगा यहाँ X है, यहाँ Y है, ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी दिख रहा है, ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी दिख रहा है, इस मिसिंग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकालना है, और टोटल फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है? 100। टोटल फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है सवाल में? 100 दे रखा है, और मीडियन कितना गिवन है सर? 525। मीडियन कितना दिया हुआ है? 525 दिया हुआ है। तो CF निकाल लेते हैं, 2 हो गया, सर ये 5 और 2 का सम 7 हो गया, 7 और x, 7 प्लस x, सर ये कितना हो जाएगा? 19 प्लस x, सर 19 और 17, 36 प्लस x, 36 प्लस x, ये कितना हो जाएगा सर? 56 प्लस x, 56 प्लस x, और ये कितना हो जाएगा? 56 प्लस x प्लस y, 56 प्लस x प्लस y। जो लास्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है वही सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहाँ से x प्लस y कितना आ जाएगा? 44, x प्लस y कितना आ गया? 44। पहला इक्वेशन x और y में बन गया, x और y निकालना है, पहला इक्वेशन बना लिया सर, पहला इक्वेशन बना लिया। अब दूसरा इक्वेशन बनाना होगा, और दूसरा इक्वेशन कहाँ से बनेगा? मीडियन से, क्योंकि मीडियन सवाल में दिया हुआ है 525। मीडियन सवाल में दिया हुआ है कितना? 525। कितना दिया हुआ है? 525। बहुत है। सबसे पहले सर मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए आपको पता है सर कि क्या निकालना पड़ेगा? मीडियन क्लास। मीडियन गिवन है, अगर मीडियन गिवन है तो मीडियन क्लास निकालने का तरीका होता है कि मीडियन कौन से क्लास में लाई कर रहा है, मीडियन कौन से क्लास में लाई कर रहा है, यही हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। और मीडियन क्लास का लोअर लिमिट क्या हो जाएगा? ये वाला लोअर लिमिट, जिसको एन बोलेंगे। ठीक है, मीडियन क्लास का करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी एफ होता है। जस्ट ऊपर प्रीसीडिंग क्लास का कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही सी एफ होता है। समझ गए सर? तो बस फॉर्मूला सीधा फॉर्मूला क्या होता है सर? L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ, L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू क्या होता है? एक्स होता है। जल्दी से रख दो, मीडियन कितना है? मीडियन सर मीडियन कितना है? सर मीडियन दिया हुआ है 525, रख दो भाई। सर L कितना है? L कितना है? 500। सर n बाई टू कितना है? n बाई टू कितना है? n बाई टू कितना है? n बाई टू, सर n बाई टू कितना हो जाएगा? n अगर 100 है, n बाई टू 50 माइनस का CF कितना बच्चा? CF हो गया सर 36 प्लस x। कितना हो गया बच्चा? 36 प्लस x। क्या बात है? आगे सर बटा f कितना है भाई? 20 इंटू h कितना है भैया? h, अरे भैया 100 हो गया सर, 5 बार में कट गया सर। क्या बात है सर, 25 हो गया सर। इधर कितना आ जाएगा सर? 14 और माइनस का x हो जाएगा, है ना, और मल्टीप्लीकेशन में 5 आ जाएगा सर। 5 से कट गया 5 बार में, और x बराबर आ गया सर 9। x बराबर 9, तो y बराबर सर 44 माइनस 9 यानी 35। 44 माइनस 9 यानी 35। हेंस x का वैल्यू और y का वैल्यू पूछा था, हेंस x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 35 इज द करेक्ट आंसर। क्या समझ में आ रहा है? सीधी फॉर्मूला पे है। अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आता है तो एक तो आपका गिवन डाटा दैट इज मीन और मीडियन से मिल जाएगा, और एक हमेशा सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी दैट इज FI के समेशन दैट इज समेशन FI से मिल जाएगा। समझ गए सभी कोई? उम्मीद ही करते हैं समझ में आ गया होगा। बेहद ही मजेदार सवाल था, और ऐसा सवाल अक्सर एग्जाम में गिरता है। अगला सवाल CBSE 2011-2020। A passenger while boarding the plane slipped from the stairs and got hurt। भाई साहब, समझ गया यहाँ तक? हाँ ना? अरे भाई, पैसेंजर जो है वो प्लेन से उतर रहा था, खैर सीढ़ियों से स्लिप कर गया और उसको चोट लग गया। अच्छा जी, हाँ अब समझ में आ रहा है। द पायलट टुक द पैसेंजर इन द इमरजेंसी क्लिनिक। अच्छा जी, मतलब समझ गया ना? हाँ सर, इमरजेंसी क्लिनिक होता है यहाँ पे एयरपोर्ट के नजदीक या एयरपोर्ट के पास, तो वहाँ पे वो ट्रीटमेंट के लिए पैसेंजर को ले जाता है। इतना तामझाम केवल बकवासबाजी लिखा हुआ है ताकि तेरा पेपर में समय गुजरे, ताकि तेरा पेपर में समय बर्बाद हो। केवल और केवल हम अगर एग्जाम में बैठे होते और एग्जाम दिए होते तो यहाँ से पढ़ते, यहाँ से। द प्लेन गॉट डिलेड बाय हाफ एन आवर। प्लेन
को आधा घंटा देरी हो जाता है। किस वजह से देरी होता है? ताकि इस पैसेंजर का जो चोट लग गया, क्योंकि शेड्यूल टाइम पे निकलता, तो शेड्यूल टाइम पे निकलता तो जिस टाइमिंग पे पहुंचना होता उसी टाइमिंग पे पहुंच जाता, लेकिन आधा घंटा लेट हो गया। क्यों लेट हो गया? क्योंकि एक पैसेंजर को चोट लग गया, एक पैसेंजर को चोट लग गया, उसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ा और उसको छोड़ के नहीं जा सकते, तो क्यों ना क्यों ट्रीटमेंट में कुछ समय लग गया और प्लेन जो है वो जिस टाइमिंग पे निकलना था उससे आधा घंटा बाद निकलता है, यानी आधे घंटे का देरी हो गया सर प्लेन को टेकअप होने में। ठीक है, टू रीच द डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम। अगर 1500 किलोमीटर डेस्टिनेशन को समय पर, निश्चित समय पर उसी टाइम पे पहुंचाना है जिस टाइम पे ओरिजिनली पहुंचता था, सो दैट द पैसेंजर कुड कैच द कनेक्टिंग फ्लाइट, पैसेंजर उस फ्लाइट को पकड़ सके, तो पता ही है स्पीड ऑफ प्लेन वाज इंक्रीज्ड बाय 250 किलोमीटर पर आवर देन द यूजुअल स्पीड, यानी यूजुअल स्पीड जिस स्पीड से यूजुअली रोजाना ट्रैवल करता था उससे 250 किलोमीटर रफ्तार को बढ़ा दे अगर, तो डेफिनेटली जो आधे घंटे का समय बर्बाद हो गया, डिले हो गया, उसको आप मेंटेन कर पाओगे और आज भी जिस समय पे पहुंचते थे उस समय पे निश्चित गारंटी से एकदम एक्यूरेट पहुंच जाओगे। तो पूछा है प्लेन का यूजुअल स्पीड क्या रहा था, प्लेन का यूजुअल स्पीड क्या रहा था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इस लैंग्वेज का सवाल हर बार पेपर में देखने को मिलता है, यहां से सवाल आना ही आना है। चलिए सर, समझ में आ गया, फटाफट से सॉल्यूशन सर। देखिए भाई सिंपल सी बात है, सबसे पहले जो पूछा है उसी को मान लेंगे सर। क्या पूछा है भैया? यूजुअल स्पीड, तो फटाफट से यूजुअल स्पीड मान लेंगे प्लेन का। लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन, लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन, लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर, एक्स किलोमीटर पर आवर। हाँ सर आगे, यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन भी एक्स किलोमीटर पर आवर। बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही। आगे भाई एक बात बता, दूरी कितना है, दूरी कितना चलना है? 1500। अगर ओरिजिनली 1500 किलोमीटर को सोचिएगा, अगर ओरिजिनली 1500 किलोमीटर को, 1500 किलोमीटर दूरी को अगर एक्स के रफ्तार से चलते थे, एक्स के रफ्तार से चलते थे, तो जो यूजुअल टाइम लगता था, जो ओरिजिनल टाइम लगता था, उससे आज आधा घंटा सरप्लस लग गया। क्यों लग गया? क्यों लग गया? क्यों लग गया? बोलो क्यों लग गया? इसलिए सर, क्योंकि पैसेंजर जो है उसको चोट लग गया था, ट्रीटमेंट करवाने में आधा घंटा डिले हो गया था। तो अगर इसी 1500 किलोमीटर को यूजुअल स्पीड से ना चल करके अपने रफ्तार को 250 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देता, यानी वो आज एक्सप्रेस 250 के रफ्तार से चलता इसी डेस्टिनेशन को, आज इतना समय लग रहा होता। पहले समय कितना लग रहा था? इतना समय लग रहा था। हाँ, क्या ये दोनों समय का, क्या ये दोनों समय का, क्या ये दोनों समय का डिफरेंस ही जो है वो आधा घंटा है? क्या ये दोनों समय का डिफरेंस ही आधा घंटा है? हाँ सर। लेकिन आप बताओ, स्पीड जब बढ़ाओगे, स्पीड जब बढ़ाओगे तो समय कम लगेगा, स्पीड जब बढ़ाओगे तो समय कम लगेगा, क्योंकि समय को मेंटेन करना है, आधा घंटा जो डिले हो रखा है उसको रिकवर करना है और एकदम एग्जैक्टली समय पर पहुंचना है। तो ये जो टाइम लग रहा है ये टाइम कम है और ये टाइम ज़्यादा है। डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होता है वो फ्रैक्शन छोटा होता है, डिनोमिनेटर जिसका छोटा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। तो ये बड़ा है और ये छोटा है और इन दोनों का डिफरेंस ही हाफ आवर दे रखा है, आधा घंटा दे रखा है। बस यहाँ से सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। 1500 कॉमन ले लो, एलसीएम सर एक्स प्लस 250, सर ये एक्स माइनस का एक्स प्लस 250, सर यहाँ से 1/2, सर एक्स से एक्स कैंसिल, सर 1500 का 2 गुना होता है 3000 और इधर कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स। अच्छा ध्यान रखना यहाँ सामने 250 भी, सामने 250 भी था और 2 हो गया 500 हो गया, 500 का 1500, मतलब यही हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 25 किया कितना होता है? 75, 20 40, 75 20 कितना हो गया? 40, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स, 75 आ गया सर माइनस का और 40, क्या बात, इक्वल टू 0। सर 75 को तोड़ो ऐसे कि जिससे कि 25, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 250 एक्स माइनस 75 000 आ रहा है। अब ये वाले फॉर्मेशन को तोड़ना है, किस तरीके से तोड़ेंगे सर? साफ सब दिख रहा होगा सर। यहाँ पे 1000 अगर ले ले, 1000 अगर ले लेते हैं, ध्यान से सुनोगे, 1000 अगर ले लेते हैं, फिर से सुनोगे सर, 1000 अगर ले लेते हैं और 750 ले लेते हैं, तो 1000 और डिफरेंस 750 का कितना होता है? 250 होता है। तो यहाँ आ गया 1000 और यहाँ आ गया 750। तो आप बताओ मेरे को सर, ये फैक्टर है, ये रूट्स हो जाएगा, रूट्स के लिए साइन चेंज करेंगे सर। यहाँ से ये नेगेटिव आ गया, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता। यूजुअल स्पीड 750 किलोमीटर पर आवर, 750 किलोमीटर पर आवर, यही सवाल का पूरा जवाब हो गया। और इस तरीके से सवालों को उड़ाना होता है। इस लैंग्वेज का एक सवाल डेफिनेटली आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा।
चलिए अगले सवाल पे फटाफट से चलेंगे सर। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9, a solid is in the shape of a cone surmounted by a hemisphere. The radius of each being 3.5 सेंटीमीटर and the total height of the solid is 9.5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम सरफेस एरिया का साधारण सा सवाल है, देखेंगे सभी को फटाफट। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे फिगर बना लो। यहाँ बोल रहा है सर कि एक सॉलिड है, किस शेप में है, कोन की शेप में है। कोन बना दोगे, कोन, ये हो गया कोन। और ये जो कोन है, ये जो कोन है, ये जो सॉलिड है जिसमें कोन इन्वॉल्व है, ये सरमाउंट किया गया हेमिस्फीयर में, ये सरमाउंट किया गया है हेमिस्फीयर में, ठीक है। दोनों का रेडियस कॉमन है और रेडियस कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस है, ये दिया हुआ है 3.5, रेडियस दे दिया 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस दे दिया 3। हाइट ऑफ द सॉलिड इज 9.5, हाइट ऑफ द सॉलिड इज 9.5। यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर दैट इज 3.5। ये टोटल कितना है सर 9 है, ये टोटल कितना है 9.5 है। 9.5 में से 3.5 माइनस करेंगे, हाइट ऑफ द कोन कितना आ जाएगा, हाइट ऑफ द कोन कितना आ जाएगा, हाइट ऑफ द कोन कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। चलिए सर समझ में आ गया। आगे 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 देखो सिंपल सी बात है, आपको चाहिए होगा सर क्या, वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम। तो सर वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सिंस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज गिवन बाय सॉलिड जो है वो दो अलग अलग शेप्स को कंबाइन करके बनाया गया, तो इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दे देगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सर वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, आप बोलोगे सर 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब। r क्योंकि कॉमन था इस वजह से, तो सर पाई r स्क्वायर बाई 3 ये कॉमन आ गया। तो बचेगा कितना, h प्लस 2r। क्या बचेगा, h प्लस 2r। सर पाई का वैल्यू कितना है 22/7, 22/7 मल्टीप्लीकेशन में कितना आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लीकेशन r का वैल्यू 7/2। कैलकुलेशन में हमेशा फ्रैक्शन यूज करते हैं, तो 7/2 मल्टीप्लीकेशन 7/2, फिर मल्टीप्लीकेशन में h प्लस 2r 3.5 का डबल 7 और यहाँ h कितना है तो 6, 7 और 6 13। हाँ जी सर समझ में आ गया। कैंसिलेशन करना है, 2 से कट गया 11 बार में, 13 7 91, 91 का 11 गुना 1 0 और 0 1001 और बटा कितना सर 6, बटा कितना देख लो 13 7 91, 91 का 11 गुना सर 910 और 91, 910 से 91 कितना होता है 1001, 1001 बटा 6 हो गया। सर कैंसिलेशन कर देंगे 6 से 1 बार में 40 हो गया, 6 बार में 41 हो गया सर, यहाँ पे 6 बार में 36, डेसिमल लगाएंगे 50 हो गया, 50 कितने बार में लग जाएगा सर 8 बार में लग जाएगा, और 20 हो गया तो आप बोलोगे सर 3 बार में, यानी अप्रॉक्स कितना हो जाएगा, अप्रॉक्स हो जाएगा सर इतना सेंटीमीटर क्यूब, 166.83 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे सवालों को ऐसे ही उड़ाना होता है, एक बार में सारा का सारा कैलकुलेशन, इतना आसान तरीके से कैलकुलेशन करना है, ठीक। अगला सवाल, इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। भाई यहाँ पे ये सवाल दे रखा है, ये सवाल कोऑर्डिनेट में भी हमने क्या करा, पिछले लेक्चर में कवर करा था इसको, इस टाइप के सवाल को। तो यहाँ पे देखोगे क्या बोल रहा है कि एक पॉइंट ए है, 2 - 3 और एक पॉइंट बी है, 5 6। ये दोनों पॉइंट की लाइन जॉइनिंग को एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये मेरा सवाल है। दोनों पॉइंट की लाइन जॉइनिंग को, ये रहा सर एक्स एक्सिस और ये एक्स एक्सिस जो है, ये जो एक्स एक्सिस है, इस दो पॉइंट की लाइन जॉइनिंग को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मान लेते हैं लैम्डा से 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये पूछा। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मान लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी है, तो पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। देखिए सिंपल सी बात है, पी जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, क्योंकि दोनों ही लाइन पे लाई कर रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो आप बताइए एक्स पे लाई कर रहा है, एक्स पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट का वाई क्या होता है 0 होता है, एक्स कुछ ना कुछ होगा, हमें नहीं पता, विल लेट कि यहाँ पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है एक्स। तो लिखना कैसे है सर, फिगर बना लेना है रफ, लिखना ऐसे है, लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी लैम्डा रेशियो, फिर सीधा सीधी क्या करना है, यूजिंग सेक्शन फार्मूला के तहत सर आप बोलोगे पी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो कैसे मिलेगा सर, अपोजिट वाले को क्या करना है, यानी रेशियो को अपोजिट पॉइंट के एक्स से मल्टीप्लाई, यानी कि 5 लैम्डा प्लस कितना हो जाएगा 1 × 2 दैट इज 2, नीचे हो जाएगा सर लैम्डा प्लस y अगर निकालेंगे तो y कितना हो जाएगा, y निकालेंगे तो y 0 है सर, और 0 का वैल्यू कितना है लैम्डा × 6 दैट इज 6 लैम्डा प्लस कितना हो गया सर 1 × -2 3 -3, नीचे हो जाएगा लैम्डा प्लस। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो रखा है तो इधर भेज दो, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा सर, ये 0 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 6 लैम्डा -3, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2
1/2 आ गया ना, सर इधर 3/6 दैट इज 1/2। लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 आ गया। और लैम्डा अगर 1/2 है तो सोच के बताओ, लैम्डा अगर 1/2 है तो सोच के बताओ रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा। आपने माना लैम्डा रेशियो 1, 1/2 रेशियो 1, 1/2, 1/2 इज द रिक्वायर्ड रेशियो। यहाँ रख दो सर, लैम्डा का वैल्यू x निकल जाएगा, तो 5 × 1/2 + 2, सर 1/2 + 1, सर ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 3, सर ये कितना हो गया 3, सर ये कितना हो गया 3। इसका मतलब सिंपल सी बात है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3 0 और रिक्वायर्ड रेशियो कितना हो गया 1/2। फटाफट से अगले सवाल में चलेंगे बिना समय गवाए। 11th नंबर सवाल, 11th नंबर, अ जार कंटेन्स 54 मार्बल्स ईच ऑफ व्हिच इज ब्लू, ग्रीन और व्हाइट। भाई एक जार है, जार में 54 मार्बल है, उसमें 54 में से कौन कौन कलर का मार्बल है भाई दे रखा है, ब्लू कलर का है, ग्रीन कलर का है, व्हाइट कलर का है। The probability of selecting a blue marble at random from the jar is 1/3. The probability of selecting a green marble at random is 4/9. What is the number of white marble in the jar? समझिए भाई, एक जार है, 3 अलग अलग कलर का मार्बल कंटेन कर रखा है, टोटल कितना मार्बल है 54 मार्बल है। सर एक बॉल को रैंडमली निकालते हैं, एक मार्बल को रैंडमली निकालते हैं, तो आप बोलोगे सर ब्लू कलर का मार्बल को अगर निकाला जाए तो प्रोबेबिलिटी 1/3 है। वही अगर हम बात करें ग्रीन कलर का मार्बल निकाला जाए तो 4/9 है। तो बताना है सर ऐसे कितने नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल इस जार में कंटेन कर रहा है। एक बात बताइए सर, आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, अगर जार में 3 ही कलर के मार्बल है तो तीनों ही कलर का मार्बल एज अ इंडिविजुअल निकल सकता है। अगर आप जार में रैंडमली हाथ डालो और वहां से एक मार्बल निकालो तो गारंटी 3 अलग अलग कलर का मार्बल ही मिल सकता है, क्योंकि 3 ही अलग अलग कलर का मार्बल उसमें प्लेस किया। अपने आप में हर एक मार्बल एक एलिमेंट्री यूनिट, हर एक एलिमेंट्री यूनिट, हर एक मार्बल क्या है अपने आप में एक एलिमेंट्री यूनिट। किसी भी इवेंट में इन्वॉल्व सारे ही एलिमेंट्री इवेंट का सम ऑलवेज और ऑलवेज वन होता है, और इसी पे बेस ये सवाल है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू मार्बल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सर ग्रीन मार्बल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट मार्बल का सम हमेशा 1 होता है। सर आप देख के बताओ, ब्लू मार्बल होने का प्रोबेबिलिटी 1/3 है, सर ग्रीन मार्बल आने का प्रोबेबिलिटी 4/9 है। क्या यहाँ से व्हाइट बॉल निकलने का प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं? हाँ जी सर, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, गड़बड़ हो रहा है, ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दो या एलसीएम ले लो ना, एलसीएम 9 हो गया, 3 और 4 7, 7/9 हो गया, निकालो यहाँ से। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट आ गया 1 - 7/9 दैट इज 2/9। कितना आ गया 2/9। प्रोबेबिलिटी क्या बताता है, फेवरेबल बाय टोटल, टोटल का वैल्यू सवाल में दे रखा है कितना 54, तो कितना गुना है सर 6 गुना, तो यहाँ भी फेवरेबल कितना हो जाएगा 6 गुना, 6 का 2 गुना 12, यानी व्हाइट मार्बल कितना रहा होगा, व्हाइट मार्बल 12 रहा होगा संख्या में इस पूरे के पूरे जार में। यही आपसे पूछा गया था और कुछ नहीं पूछा गया था, ठीक है। सवाल संख्या 12, सवाल संख्या 12 बोल रहा है एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पे एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, फटाफट से देखोगे सभी कोई, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पे राइट एंगल है, एबी का वैल्यू 8 है, बीसी का वैल्यू 6 है, एसी का वैल्यू पूछा हुआ है, सॉरी रेडियस पूछा हुआ है इन सर्कल का। इन सर्कल पता है सर, इन सर्कल क्या होगा, अंदर में एक सर्कल बनेगा, अंदर में एक सर्कल बनेगा जो इस ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करके पास करेगा, ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करके पास करेगा। यहाँ मान लेते हैं पी है, क्यू है, आर है, ये आर हो गया इन रेडियस, इन रेडियस, इन रेडियस, इन सेंटर हो गया, समझ गया ना। इस सर्कल का सेंटर इस ट्रायंगल का इन सेंटर और इसका रेडियस इस ट्रायंगल का इन रेडियस होगा। हाँ रेडियस निकालना है, आर निकालना है, आर निकालना है, आर निकालना है। ऐसे हर एक सवाल में, ऐसे हर एक सवाल में, ऐसे हर एक सवाल में कुछ नहीं करना होता है, इन रेडियस या इन सर्कल पे बेस्ड कोई भी ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले, हर एक सवाल में वर्टेक्स को किससे ज्वाइन करना होता है, वर्टेक्स को ज्वाइन करना होता है सर इन सेंटर से, किससे ज्वाइन करना होता है इन सेंटर से, और यहाँ ओ। अब आप सोच के बताओ, जैसे ही ज्वाइन करा क्या आपको दिखा पूरा का पूरा ट्रायंगल 3 छोटे ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, और इंडिविजुअली तीनों ही ट्रायंगल के एरिया का सम, इंडिविजुअली तीनों ही ट्रायंगल के एरिया का सम, इंडिविजुअली तीनों ही ट्रायंगल के एरिया का सम कंप्लीट ट्रायंगल के एरिया के बराबर है। और यही लॉजिक, यही कॉन्सेप्ट बार बार यूज कर देना, यही लॉजिक, यही कॉन्सेप्ट यूज कर देना है बार बार। दैट इज सर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। हाँ सर, सर ABC राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, सर AOB ये रहा, परपेंडिकुलर हो गया R, क्योंकि आपको पता है सर ये टेंजेंशियल लाइन की तरह एक्ट करेगा,
क्योंकि सर्कल को टच कर रहा है, टच करने वाला लाइन टेंजेंट लाइन, हाँ सर, और टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस क्या होता है 90। आप बोलोगे सर ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस साइड, ये परपेंडिकुलर, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू, अगला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अगला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। भाई ये 6 है, ये 10 है, सॉरी ये 6 है, ये 8 है, ये कितना 10, ये 10 तो ये 8, तो हाफ इंटू 10 इंटू, क्या आपको दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है सर? हाफ कॉमन लेकर के कट जाएगा सर, इधर से भी लेगा, इधर से भी लेगा सर, इधर देखेंगे तो 48, इधर कितना हो गया भाई 8 आर और 6 आर 14 आर, और इधर 10 आर 24 आर, सर 24 से कट गया 2 बार में, यानी कि इन रेडियस 2 सेंटीमीटर आ गया सर, इन रेडियस कितना आ गया 2 सेंटीमीटर आ गया। और सवालों को ऐसे उड़ाना होता है, ऐसे टिप्स लगाना पड़ता है, ऐसे ट्रिक लगाना पड़ता है, और जिससे सवाल आसानी से बन जाए एक बार। अगला सवाल, in a circle of radius 21 centimeter an arc separating an angle of 60 degree at the center। सीधा सीधी फॉर्मूला पे सवाल आना ही आना है, आना ही आना है, ऐसा नहीं होता है सारा सवाल डिफिकल्ट होता है, कुछ सवाल ऐसा होगा जो एकदम आसान, एकदम फॉर्मूला बेस्ड होगा, सीधा फॉर्मूला लगाइए और सीधा आंसर निकालिए, और कुछ तामझाम नहीं करना, कोई कैलकुलेशन लफड़ नहीं। देखो सभी को ही देखोगे फटाफट से। सर एक सर्कल में, एक सर्कल है, हाँ भैया, रेडियस 21 सेंटीमीटर, जी हाँ सर, एक आर्क लिया गया है, ले लेते हैं सर, ये आर्क हो गया, आर्क 60 डिग्री सेपरेट कर रहा है भैया जी, 60 डिग्री सेपरेट कर रहा है, 60 डिग्री बना रहा है सेंटर पे, ठीक है सर, रेडियस दे रखा है 21 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क पूछा है, हाँ सर, एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है, क्या बात है, एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क, पहले निकालते हैं सर लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क कौन सा भैया, ए बी आर्क का पूछा हुआ है, ये वाले का, इसका लेंथ पूछा हुआ है, एल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्या होता है सर फॉर्मूला, थीटा बटा 360 गुना में 2 पाई आर, हाँ जी सर, आप बताओ मेरे को थीटा कितना, सर थीटा होता है सेंट्रल एंगल 60 बटा 360 गुना में कितना हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हो गया 21, 6 बार में, 3 बार में, 6 बार में, सर 22 सेंटीमीटर, कितना आ गया 22 सेंटीमीटर, कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। पहले सवाल का जवाब हो गया 22। दूसरा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज गिवन बाय थीटा बटा 360 गुना में पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है 60 बटा 360 गुना में 21 इंटू 21, सर ये 3 बार में, सर ये 6 बार में, सर ये 3 बार में, ये 11 बार में, सर ये 3 से कट गया 7 बार में, 7 21 और 11 231, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही सवाल का जवाब है, केवल फॉर्मूला और आंसर। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बटा 360 गुना में सर्कल का एरिया, सर लेंथ ऑफ आर्क थीटा बटा 360 गुना में सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, बस 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 इतना, इतना ही ध्यान रखना। अगला सवाल, सवाल है संख्या 14, सवाल है संख्या 14, भाई पॉलिनोमियल दे रखा है, जीरोस पूछा हुआ है और वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड जीरो, इतना आसान सवाल इस लैंग्वेज पे बेस्ड एक सवाल निश्चित तौर पे आपके एग्जाम में गिरने वाला है। पहली बात तो सर गिवन क्या दे रखा है पॉलिनोमियल, लिख लो भाई 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3, फटाफट से फैक्टराइज करेंगे क्योंकि पॉलिनोमियल का जीरोस पूछा है, जीरोस निकालने के लिए पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करेंगे और यहाँ करना होगा फैक्टराइजेशन। सर 4√3 गुना में 2√3, 4 का 2 गुना 8, √3 का √3 गुना 3, 8 और 3, अरे ये तो फैक्टराइज हो गया, अरे भाई साहब, हाँ सर, हाँ हम समझ गए सर, हम समझ गए सर, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। सर यहाँ पे कॉमन 4, सर यहाँ कॉमन 4x, हाँ सर यहाँ क्या बच गया √3x प्लस 2, सर यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है माइनस का √3, क्या बच जाएगा सर √3x प्लस 2 इक्वल टू 0, सर ये वाला कॉमन √3x प्लस 2 हो गया, यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 तभी होगा सर जब आइदर ऑफ द फैक्टर 0 होगा, आइदर ऑफ द फैक्टर क्या होगा 0 होगा, आइदर ऑफ द फैक्टर क्या होगा 0 होगा, समझ गए सभी को। x बराबर माइनस का 2/√3 और यहाँ से x का वैल्यू √3/4, सर ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा, किसी को भी अल्फा बोल लो, किसी को भी बीटा बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट करिए आगे 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 आगे, आधा कंप्लीट हो गया, आधा और करना है सवाल में, जल्दी से देखोगे सर, आधा हो गया, आधा और करना है, देखो सर। अब यहाँ से बोला रिलेशन को वेरीफाई करना है, पहला रिलेशन होता है सर सम ऑफ द जीरो, दैट इज आपको जीरो का सम दिखाना पड़ेगा, जीरो अल्फा कितना है सर माइनस का 2/√3 प्लस बीटा कितना है सर √3/4, सर सम कर लेते हैं सर, तो -8 + 3/4, सर ये हो गया -5/4, सर आगे होता है माइनस फॉर्मूला में, क्योंकि माइनस बी वाई आना चाहिए तो माइनस तो फॉर्मूला का है, और क्या बी वैल्यू ले रहा है, क्या ये बी वैल्यू ले रहा है, हाँ सर ले रहा है,
क्या ये ए है, क्या ये ए है? हाँ, एकदम सेटिस्फाई वेरीफाई हो गया। अल्फा इंटू बीटा लेके चलेंगे सर। अल्फा कितना हो गया? अल्फा हो गया माइनस का 2/√3 मल्टीप्लिकेशन बीटा कितना हो गया? √3/4 हो गया। सर ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, लेकिन क्या कैंसिल करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे हमको चाहिए ए और ए कितना है? 4√3। तो कभी भी कैंसिलेशन हो रहा हो तो कैंसिल नहीं करना है, दिमाग लगाना है यहाँ पे। 4√3 और यहाँ -2√3। क्या ये सी है? तो चेक कर लो सर, सी होगा। क्या ये ए है? तो चेक कर लो, ये ए है। सी बटा ए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, सी बटा ए, सम ऑफ द जीरोस माइनस बी बटा ए, यही लाना था। वेरीफाई हो गया, मजा आ गया सर। अगले सवाल में, अगला सवाल क्वेश्चन संख्या 15। क्या बात है? ट्रिगोनोमेट्री। ये सवाल लिख लो भाई। एक सवाल अगर आ गया और बच्चे ने नहीं करके गया तो इस सवाल में हर एक बच्चा मार्क्स गवा जाएगा। और वो सारा बच्चा जो इस वीडियो को देख करके जा रहा है, इस विश्वास के साथ जा रहा है कि नीतीश सर जितना करवा रहे हैं, मैं जितना करवा रहा हूँ, आपके पेपर पे छपना ही छपना है। और वो सारे सवाल को ये जो 20 का 20 क्वेश्चन लगा के चला गया, गारंटी मानो सारा का सारा बच्चा 80 आउट ऑफ 80 लेकर आएगा ही आएगा। श्योर 100%। क्या बात है? इतना जोश। हाँ भैया, रखना पड़ेगा। आपके लिए कर रहे हैं, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं भैया, इसको प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं भैया। हाँ जी सर। अब इसके बाद क्या? आसान तरीका बताएंगे। सबसे आसान तरीका बताएंगे। कुछ नहीं करना होता है इस टाइप के सवालों में ऊपर और नीचे दिया गया एक्सप्रेशन साइन और कॉस में आपको कन्वर्ट कर देना है सेक और टैन में, या फिर कॉसेक और कॉट में। आसान पड़ेगा, किसी एक में कन्वर्ट कर लो। सर कन्वर्जन करने के लिए टैन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो बटा कॉस चाहिए होगा, यानी आप बोलना चाह रहे हो सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉस से डिवाइड करना होगा। हाँ, डिवाइडिंग बाय cos theta on both numerator and denominator। चलिए सर, क्या बात है? 1/cos sec 1 tan। सर यहाँ पे sec, सर यहाँ 1 यहाँ tan। क्या बात है? सर 1 को आगे। सर ये क्वेश्चन लग रहा है बनाया हुआ। आपने ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाया था तो यही सेम क्वेश्चन। हाँ, यहाँ से वो क्वेश्चन था, यहाँ से नहीं था, और ऐसे भी घुमा करके पूछ लेता है। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या ही बात है। नीचे मैंने बोला छेड़खानी नहीं करना है, नीचे कभी भी छेड़खानी मत करना, क्योंकि ऊपर जब हम जो काम करने वाले हैं, उसमें ये एक्सप्रेशन पक्का मिलेगा और ये पूरा कैंसिल होगा। तो नीचे कभी भी छेड़खानी नहीं करना है, केवल ऊपर छेड़खानी करना है। और छेड़खानी यानी बदलना है, जो चेंजेस करना है वो केवल और केवल यहाँ करना है। सर यहाँ चेंजेस क्या करना है? हर बच्चा sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा को 1 लिखता होगा, लेकिन अगर कोई बच्चा उल्टा चेंजेस करना सीख गया, दैट इज 1 के रिप्लेसमेंट में sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर लिखना सीख गया, वो सारा बच्चा का लेवल एकदम हाई है। और डेफिनेटली उन सारे बच्चे को ये सारे सवाल कभी भी तंग नहीं करेगा, उन सारे सवाल को उड़ा देगा। यानी 1 की जगह पर रिप्लेसमेंट करेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। क्यों सर, क्यों ऐसा क्यों? आज तक तो ऐसा जरूरत नहीं पड़ा, आज ऐसा क्या अचानक से जरूरत पड़ गया कि आप उल्टा रिप्लेसमेंट कर रहे हो, 1 के बदले में sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर लिख रहे हो? क्यों लिख रहे हो ऐसा, क्यों? मेरे को जानना है सर, क्यों लिख रहे हो? भाई इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो भाई एक बार प्लस वाला तो दिख रहा है सामने। अरे a प्लस b यही तो है, sec प्लस tan। हाँ, यहाँ पे तो मिलेगा। भाई अगले स्टेप में इसको तोड़ेगा ना तो sec माइनस tan। हाँ सर, हाँ अभी समझ में आया। एक बार माइनस, एक बार प्लस, हाँ, और प्लस वाला यहाँ भी, ये उठेगा और उठेगा तो बाहर आएगा, और जब बाहर आएगा, अरे बबुआ ध्यान से सुनो, बाहर जब आएगा तो ये 1 हो गया, और ये वाला बात पूरा का पूरा छप जाएगा। क्या छपेगा सर? ये वाला, यही तो बचा। इसमें प्लस का ध्यान रखना। क्या हर बच्चा नोटिस कर पा रहा है? क्या हर एक बच्चा इस बात को नोटिस कर पा रहा है जो अभी आपने बोला सर कि डिनोमिनेटर को छेड़ना नहीं है, ये ऊपर बनेगा और क्या बनता हुआ नजर आ रहा है? क्या ये चीज और ये चीज वही सेम चीज छप रहा है? तो आप बोलोगे हाँ सर, ये पूरा करेंगे। आंसर इज sec प्लस tan। लाना है साइन कॉस में लाना है, चेंज कर देंगे सर फाइनली। कॉस और कॉस हो गया cos थीटा, और यहाँ आ गया 1 प्लस
साइन थीटा, क्या यही लाना था? तो आप बोलोगे यार बिल्कुल लाना था, यही मेरा राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चला, राइट हैंड साइड आ गया। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करके जाना ही जाना है। अगर कोई बच्चा नहीं करके जाता एग्जाम में फंसेगा फंसेगा, मैं बता रहा हूँ फंसेगा फंसेगा, करके जाना है सर, फंस जाना है। देखो इधर सवाल संख्या 16, किसी एपी का 17वां टर्म उसी एपी के 8वें टर्म के डबल से 5 से ज्यादा है। किसी एपी का ध्यान से सुनेगा, किसी एपी का ध्यान से सुनेगा सभी कोई। अरे भैया ऐसे कैसे होगा, ऐसे ऐसे तो दिक्कत हो जाएगा भैया। हाँ यहाँ देखो, किसी एपी का, फिर से ले रहे ध्यान से सुनेगा, किसी एपी का, इस बार गड़बड़ नहीं होगा। हाँ आज सर किसी एपी का 17वां टर्म 17वां टर्म 17वां टर्म उसी एपी का 8वां टर्म के 2 गुना से 5 ज्यादा है। अभी भी ये 5 ज्यादा है, अभी भी ये 5 ज्यादा है, बराबर करना है भैया। इसका मतलब ये 5 कम है, तो 5 जोड़ दो भैया, जोड़ दो। अब समझ में आ गया। पहली बात, एपी जब भी गिवन ना हो, सबसे पहले ए मानेंगे फर्स्ट टर्म और डी मानेंगे कॉमन डिफरेंस। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ द रिक्वायर्ड एपी एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द रिक्वायर्ड एपी। देन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 17वां टर्म 8वें टर्म के 2 गुना से 5 ज्यादा है, ये 5 ज्यादा है, बराबर करना है, यानी 5 कम है, 5 इधर जोड़ दो, दोनों बराबर होंगे। सर 17 टर्म हो जाएगा a प्लस 16d, 2 टाइम्स 8 टर्म हो जाएगा 7d। सर 2a a माइनस करेंगे a, 14 और 16, 14 और 16। अरे भैया इधर 16 है, इधर 14 है, तो 2d सही है। तो सर a माइनस 2d इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। अगला इक्वेशन सर 11th टर्म भी दे दिया है, 11th टर्म भी दे दिया है, ऑल्सो 11th टर्म इज गिवन, कितना दिया हुआ है 43। सर ये होता है a प्लस 10d, ये दे दिया 43। इक्वेशन नंबर कितना बन गया, सेकंड बन गया। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। कैसे सर, दोनों को माइनस कर दो। तो सर ये माइनस करेंगे तो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 12d, क्योंकि a से कट गया, 10 में से 2 गया तो कितना हो गया, माइनस 2 करेंगे 12, 43 माइनस 5 कितना हो गया 48। सर डी बराबर 4, डी बराबर 4, डी बराबर 4 यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रखेंगे तो ए बराबर, ए 3 है, डी 4 है, आपसे पूछा है nth टर्म, तो लगा दो भैया फॉर्मूला। nth टर्म होता है सर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अरे मजाक, अच्छा जी, a 3 n माइनस 1 इंटू डी, तो सर 4n माइनस 1। समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया, बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही। अगला सवाल, सवाल संख्या 17, वॉल्यूम सरफेस एरिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A tent is of the shape of a right circular cylinder up to a height of, एक टेंट है, एक टेंट है, किस शेप में, राइट सर्कुलर सिलेंडर के शेप में, राइट सर्कुलर सिलेंडर के शेप में, इस शेप में, इस शेप में। कितने हाइट तक, कितने हाइट तक, कितने हाइट तक, सिलेंड्रिकल शेप है 3 मीटर की हाइट तक। एंड देन बिकम्स अ राइट सर्कुलर कोन, और इसी के ऊपर एक राइट सर्कुलर कोन है विद अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 13.5 मीटर। और ये जो कोनिकल पॉइंट है, ये ग्राउंड लेवल से मैक्सिमम 13.5 मीटर की ऊंचाई पर है। तो आप बताओ, ये टोटल 13.5, ये 3 है, तो ये कितना होगा सर, ये हो जाएगा 10.5, यानी हाइट ऑफ कोन हो जाएगा 10.5। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर साइड ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹2 पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द रेडियस, सॉरी रेडियस दिया, रेडियस दे दिया कितना, रेडियस दे दिया सर 14, रेडियस दे दिया है। चलिए आगे चलेंगे। अब यहाँ से पूछा हुआ है कि इनर सरफेस को पेंट करने में टोटल कितना खर्च लगेगा, यदि 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करते हैं तो ₹2। भाई एक बात होता, इनर सरफेस एरिया को पेंट करा, यहाँ पेंटिंग होगा, यहाँ पेंटिंग होगा, इसके अलावा कहाँ से पेंटिंग होगा भाई, इनर कर्व सरफेस एरिया। तो इनर कर्व सरफेस एरिया देखेंगे तो 2 सॉलिड को कंबाइन करके बनाया गया पूरा टेंट। हाँ, तो ऊपर वाले का कर्व सरफेस एरिया इनर वाला, नीचे वाले का कर्व सरफेस एरिया इनर वाला, दोनों को ऐड कर देंगे टोटल एरिया। तो सबसे पहले निकालना है टोटल एरिया टू बी पेंटेड, टोटल एरिया टू बी पेंटेड कि सर कितने एरिया में पेंट हो रहा है, वो बराबर हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच। सर पाई आर कॉमन हो गया, बचेगा एल प्लस 2 एच। सर पाई का वैल्यू कितना लेना है, कुछ नहीं बोल रखा है, ठीक है, नहीं बोल रखा है तो अच्छा बात है। और एल का वैल्यू निकालना पड़ेगा। सर ये 10.5 है, ये 14 है, 10.5 है 14 है, एल निकाल दो सर, एल एल कितना होगा, एल कितना होगा, तो एल होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लेकिन हम ऐसे नहीं निकालेंगे, हम ऐसे निकालेंगे नहीं सर, रेशो निकालेंगे। सर यहाँ पे देखो ये कट रहा है, किससे कट रहा है, ये कट रहा है, किससे कट रहा है बताओ जल्दी से बताओ, ये 3.5 से कट रहा है, 3.5 से कट रहा है,
3.5 से ये 3 बार में कट रहा है और 3.5 से ये 4 बार में कट रहा है, ये 3 है, ये 4 है, तो रेशियो में ये 5 होगा, तो 3.5 का 5 टाइम्स होगा, क्योंकि रेशियो में 5 है बट एक्चुअल साइड मेजर रेशियो का 3.5 टाइम्स है, 3.5 गुना कर दो, 3.5 गुना करेंगे 5 का तो आ जाएगा 17.5, कितना आ जाएगा 17.5। ये तरीका होता है एग्जाम अप्रोच, और यहाँ बच्चा फंस जाता है क्योंकि इतना बड़ा बड़ा वैल्यू रख करके स्क्वायर निकालेगा, फिर सम करेगा, स्क्वायर रूट निकालने में फंस गया, इसी में टाइम गवा दिया। और जबकि हम यहाँ पे रेशियो मेथड से विद इन सेकंड आंसर बता रहे हैं, ये 17.5 होगा प्लस एच का डबल, सर एच कितना है, एच था 10.5, उसका डबल सर 10.5 का डबल 21, हाँ सर, तो 7 से 2 बार में सर 44, सर इधर कितना हो गया 21 और 17 38, 38.5, सर 38.5 का 4 गुना कितना होता है 2, 38 का 4 गुना कितना हो जाएगा 160 में से 8 माइनस कर देंगे 152, 152 और 2 153, सर 4 9 6 1 मीटर 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 मीटर, हाँ सर इतना एरिया में पेंटिंग हो रहा है, कॉस्ट निकालना है, टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने में 2 रुपया, तो इतना मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने में जस्ट डबल, तो सर 1700 से 6 कम है, 17 कर 2 गुना 3400, 3400 में से कर 12 माइनस कर, क्या बात है क्या बात है, मजा आ गया सर 3388 रुपया, क्या बात है, मजा आ गया। ऐसे कैलकुलेशन कोई सिखाए सर, फिर तो हम एग्जाम में एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे और सारा का सारा सवाल हर बार सही सही बन करके आएगा। अगला सवाल हाइट एंड डिस्टेंस का शानदार सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, रिपीटेड सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, देखेंगे। सर एक फ्लैग स्टॉप है ऑन द टॉप ऑफ अ 5 मीटर हाई टावर, ग्राउंड लेवल टावर, ये टावर है, ये टावर है, ये टावर है, ये टावर है, 5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक टावर हो गया, ये ग्राउंड लेवल हो गया, बहुत बढ़िया। आगे इसके ऊपर ये जो टावर है ना, इसके ऊपर क्या हुआ है, एक झंडा लगाया गया, एक झंडा लगाया गया, ऐसे ऐसे करके एक झंडा लगाया गया। ये जो फ्लैग स्टॉप है, ये जो फ्लैग स्टॉप है, इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है ग्राउंड लेवल पे एक पॉइंट से। किसको ऑब्जर्व किया जाता है, किसको ऑब्जर्व किया जाता है, फ्लैग स्टॉप के टॉप को ऑब्जर्व किया जाता है। किसको ऑब्जर्व करते हैं, मान लो ग्राउंड लेवल पे एक पॉइंट पी है और यहाँ से टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉप को ऑब्जर्व करें, टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉप को ऑब्जर्व करें, यहाँ ऑब्जर्व करें, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री, and from the same point angle of elevation of the top of the tower is 45 degree, और इसी पॉइंट से टावर के टॉप को जब ऑब्जर्व करते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री। आगे 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 फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग टॉप, हाइट ऑफ द फ्लैग टॉप, ये ऊंचाई आपको बताना है कि फ्लैग टॉप कितना ऊंचा है। बहुत 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 शानदार सवाल है भाई, बहुत शानदार सवाल है। इस वाले को x मान लेते हैं, सीधा लिखेंगे सर, लेट यहाँ b, यहाँ c, यहाँ सॉरी b ले रखा था, b ले रखा है तो यहाँ a, चलिए जल्दी से बताएंगे मेरे को। लेट ए बी डिनोट्स ऐसे लिखना पड़ेगा, एग्जाम में मार्किंग करता है टावर, एंड सर ए सी डिनोट्स लाइट। आगे 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 हियर सारा डिस्टेंस मेंशन कर दो, ए बी बराबर 5 मीटर, सर एच निकालना है, सर एक्स नहीं पता तो किसको लेट करा, बीपी को एक्स मान लो। नाउ सीधा सीधी क्वेश्चन पे हाइट एंड डिस्टेंस में 2 राइट एंगल ट्रायंगल हर बार बनेगा, एक राइट एंगल को पकड़ लेना है इस वाले को और फिर दूसरे वाले को, तो एक बार चलेंगे छोटे वाले में, कौन से में, इन ट्रायंगल ए बी पी पे, यहाँ यूज कर देंगे सर tan 45, tan 45 कितना होता है, p से b का रेशियो, p हो गया 5 और b हो गया x, 5 से x, tan 45 1, 5 से x बराबर 5। आगे एंड बड़े बड़े ट्रायंगल पे बी सी पी पे, सर tan 60 will be equal to tan 60 is equal to सर tan 60 कितना हो जाएगा, टोटल हाइट बटा टोटल बेस, टोटल हाइट कितना है h प्लस 5 और बटा बेस x का वैल्यू कितना है 5, tan 60 रूट 3 यानी 5 रूट 3 h प्लस 5, h बराबर 5 रूट 3 माइनस 5, यानी आप बोलोगे सर 5 टाइम्स ऑफ रूट 3 माइनस 1, यानी आप बोलोगे हाइट बराबर 5 मल्टीप्लीकेशन रूट 3 का वैल्यू लेना है सर 1.732, नहीं बोलता है फिर भी ले लिया करो 0.732, सर ये कितना हो जाएगा, सर ये हो जाएगा 660 और यहाँ 3.6, ठीक है, इतना मीटर हो जाएगा, इतना मीटर ऊंचा है सर फ्लैग स्टॉप, 3.6 मीटर ऊंचा है, समझ गए। अगला सवाल सवाल संख्या 19, देखो इधर सवाल संख्या 19 पढ़ करके कुछ समझ में नहीं आएगा, हम समझा रहे, देखो फिगर दिया हुआ है, फिगर पे बोल रहा है ये लाइन, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, बस इतना के अलावा कुछ भी नहीं है।
प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है, प्रूव करके बताना है सर ए क्यू से ए बी का रेशियो बराबर होगा ए आर से ए डी का रेशियो, बस यही प्रूव करना है। ए आर से ए डी का रेशियो बराबर होगा ए क्यू से ए बी का रेशियो, यही प्रूव करके बताना है। और ये पूछा हुआ सवाल है, हालांकि मार्किंग देखेंगे तो पुराना है, बट ये इस बार भी पूछा हुआ है, रिसेंट एग्जाम में भी पूछा हुआ है, और साथ का साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिपीटेड सवाल। प्रूव कैसे करेंगे, देखो इधर सबसे पहले आपने सिखाया था किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल अगर एक लाइन दे दे तो वहां थेल्स लगना ही लगना है, वहां बीपीटी लगना ही लगना है। तो क्या यहाँ पे ऊपर वाले ट्रायंगल में बीपीटी लग रहा है? हाँ। नीचे वाले में लग रहा है? हाँ। तो लगा दो ना भाई, क्या दिक्कत है। यूजिंग बीपीटी इन ट्रायंगल ए बी, और यहाँ पे कौन सा पॉइंट है भाई, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है सर, एन है। क्या है सर, एन है। तो ए बी और एन मान लिया। अब जल्दी से बताओ, ए बी और एन मान लिए तो यहाँ दिया हुआ है कि बी एन के पैरेलल क्यूपी है, बी एन के पैरेलल क्या है, क्यूपी है, बी एन के पैरेलल क्या है, क्यूपी है। तो देयरफॉर आप बताओ मेरे को सर, ये छोटे से बड़े का रेशियो बराबर होगा, यानी ए क्यू से ए बी का रेशियो, ए पी से ए एन का रेशियो बराबर होगा, और ये रिलेशन वन मान लेंगे। ना अगेन सेम एप्लीकेशन कर देना है नीचे वाले पे, सेम सिमिलरली करके लिखना होगा, सिमिलरली इन ट्रायंगल ए डी एन में, और वहां लगा देना है सर सिंस आर पी जो है वो पैरेलल है डी एन के, यहाँ लगा दो थेल्स थ्योरम। यहाँ थेल्स लगाएंगे तो आप बोलोगे सर ए आर से ए डी का रेशियो बराबर हो जाएगा ए पी से ए एन का रेशियो। समझ गए। इस बार रेशियो छोटे से बड़े का लिया क्योंकि रिक्वायरमेंट ऐसा है, जो प्रूव करना है उसी हिसाब से रेशियो सेलेक्ट करना है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों का राइट वैल्यू इक्वल तो दोनों का लेफ्ट वैल्यू इक्वल। फ्रॉम 1 एंड 2 मैं बोल सकता हूँ ये जो प्रूव करना है ये प्रूव हो गया सर, ये प्रूव हो गया, यानी ए आर से ए डी का रेशियो बराबर हो जाएगा ए क्यू से ए बी का रेशियो। हेंस प्रूव। समझ गए। अगले सवाल पे चलेंगे सीधा, और आज टॉप 20 क्वेश्चंस का आखिरी सवाल, आसान सवाल, मजेदार सवाल, लेकिन ऐसा सवाल एग्जाम में आता ही आता है। फटाफट से देखेंगे, एपी का शानदार सवाल है, सम पे बेस्ड सवाल है। यहाँ पूछा हुआ है कि 500 से 900 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स है जो 7 से मल्टीपल है, और उन सारे नंबर्स का सम चाहिए। चलिए सर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फटाफट से क्या करेंगे, फटाफट से सभी के सभी मल्टीपल लिख दो, 7 का बिटवीन 700 से जल्दी सर 500 से जस्ट बड़ा कौन सा ऐसा संख्या है जो 7 से पूरी घटता है? सर 504 कितना होता है, 504। फिर 7 जोड़ दो भाई, 7 जोड़ेंगे क्योंकि 7 का मल्टीपल है, 7 का डिफरेंस क्रिएट करेगा, तो 7 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 511, फिर 518, फिर 525, और ऐसे करते हुए चीजों को आगे लेके चलना है। आखिरी 900 से जस्ट छोटा सर, 900 से जस्ट छोटा, 7 से डिवाइड कर लो, 1 20 2 14 60 60 56, 4 बच रहा है, 4 कम कर दो तो ये हो जाएगा सर 800। चेक कर लो सर, 1 14 56, बिल्कुल सही बात है 896, बहुत। अब क्या ये क्लियरली फॉर्म से नहीं थी, क्या ये एपी बना रहा है? कॉमन डिफरेंस 7 होगा, देख लो, विथ फर्स्ट टर्म 504 एंड कॉमन डिफरेंस 7। हाँ समझ, आपसे पूछा इसका सम, इसका क्या पूछा है, सम निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, सम निकालने के लिए चाहिए होगा टर्म, और टर्म निकालने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा an लास्ट टर्म दिया हुआ है 896, और an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है, देख सकते हैं, a कितना है 504, n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 7। सर ये माइनस करेंगे 2 सर 9 और 3 7 5 6 57, यानी 500 से 900 के बीच में टोटल 7 का मल्टीपल 57 संख्या, ऐसे 57 निकालना है, क्योंकि सभी का सम निकालना है, 57 निकालना है। 57/2 फर्स्ट टर्म कितना है सर 504, लास्ट टर्म कितना है सर 896, बस जोड़ दो सर, 4 6 10 एक हाथ में 10, एक हाथ में 8 5 13 और 1 14, सर 2 से कट गया 7 बार में, 7 का 60 गुना 420 में से 28 माइनस कर दें 399 और 2 जीरो। यही इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। और ऐसे इस तरीके से हमारा सेशन, हमारा टॉप 20 क्वेश्चन
अच्छे तरीके से कवर हो जाता है, अच्छे तरीके से कवर हो जाता है, समझ गए सभी? अच्छे तरीके से कवर हो जाता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। अगर इस वीडियो को कोई बच्चा करा है, तो बिल्कुल मेरा विश्वास मानो इससे बाहर नहीं जाएगा। ये मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट सवाल ले लिया, जो पूछा ही पूछा गया है, बार-बार पूछा गया है, हर एक एग्ज़ाम में पूछा गया है। आप देख लेना प्रीवियस ईयर उठा करके, ये सवाल मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट सवाल है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है और आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है, तो सभी के सभी अपने दोस्तों में और अपने परिवार के मेंबर में शेयर करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप स्प्रेड करोगे। आप हमारी मेहनत को और आप अपनी मेहनत को बिल्कुल रंग लाएँगे और इसको बेहतर से बेहतर करेंगे यानी 80 आउट ऑफ 80, 100 आउट ऑफ 100 का जो टारगेट था हमारा, उसको पूरा करेंगे। इसी प्रॉमिस के साथ आज यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरी